तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जिनजुई काउंटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक जियोंग क्लैन होता है यानी जियोंग सेक्टर होता है। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है वो एक बच्चे को चेक कर रहा होता है, एक बच्चे की पल्स को चेक करता है जो कि अभी भी यहाँ पर पैदा हुआ है। तो ये हमारा हीरो जियोन होता है। तो जियोनशिन जब वहां पर पैदा होता है तो उसका फादर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद एक लंबी सांस लेता है। तो उसका फादर कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जो होता है उसे बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि इस बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खास है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खास है और 20 साल की उम्र के बाद ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये बात सुनते ही फादर उसे कहता है कि यहाँ जैसा ही होना था क्योंकि इसकी माँ मर गई, जैसे ये पैदा हुआ ये अपनी माँ को खा गया तो इसने तो यहाँ पर ऐसा होना ही था। तो डॉक्टर क्योंकि मेडिकल साइंस को मानता है वो यहाँ पर इस तरह के अंधविश्वास की बातों को नहीं मानता। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक डॉक्टर के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो फादर उसे कहता है कि क्या यहाँ पर मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। एक अनलकी बच्चा जो कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और 20 साल की उम्र तक ही जिंदा रह सकता है कि मैं इस बच्चे के बारे में और क्या कहूंगा। लेकिन डॉक्टर जो होता है उसे वहां पर अपनी मेडिकल की भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर कुछ खास मेरिडियन है। एक खास मेरिडियन ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्टिवेट हो जाएगी जब ये 20 साल की उम्र तक पहुंचेगा। जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी की एनर्जी के साथ तो वो पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो जाएगी। अगर देखा जाए तो अभी भी इस बच्चे की बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर है। ये बच्चा पावर के साथ ओवरफ्लोइंग होने वाला है और साथ ही एक प्रोडिजी बनेगा यानी कि मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसकी की पावर बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसकी बॉडी के अंदर एक एपेक्स मेरिडियन पॉइंट है जो कि हर किसी के नहीं होता। इसके हेड के अंदर, इसके क्राउन के अंदर वो लोकेटेड है और जब यहाँ पर ये फुल पावर के साथ एक्टिवेट होगा तब वो एनर्जी जो है वो इस लड़के की बॉडी को कंज्यूम कर लेगी और उसके बाद यहाँ पर एक बूम, एक धमाका होगा और ये लड़का जो है अपने साथ साथ यहाँ पर काफी सारे लोगों को ले मरेगा। हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तो यही कहा जाएगा कि ये लड़का एक डिवाइन डेथ स्टार है जो कि 20 साल की उम्र में फट जाएगा और साथ ही अपने साथ बहुत सारे लोगों को मार डालेगा। लेकिन असल में इसे हीवनली असेंशन भी कहते हैं। कुछ लोग, कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कुछ लड़के ऐसे होते थे हीवनली डेथ स्टार वाले जिन्होंने यहाँ पर अपनी मार्शल प्रोसेस के ऊपर काबू पा लिया और जब उन्होंने अपनी की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो इस दुनिया के रूलर बने यानी कि वो लाखों में एक होते हैं बल्कि करोड़ों में एक होते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पास इस बच्चे को ठीक तरह से कल्टीवेट करना होगा। अगर इस बच्चे को ठीक से कल्टीवेट किया गया तो ये लड़का एक दिन यहाँ पर बहुत ही महान बन सकता है। हो सकता है कि ये पूरी की पूरी म्यूरियम वर्ल्ड का रूलर बन जाए। लेकिन फादर जो होता है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि ये बस एक बेकार बच्चा है जिसकी वजह से उसकी मां मर गई है। तो फादर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तो बस ये एक ऐसा बच्चा है जो श्रापित है जो कि 20 साल की उम्र में मर जाएगा और अपने साथ अपनों को भी लेकर मरेगा। डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि हाय तुम अपने आप को एक फादर कहते हो जो कि एक बच्चे को जो कि अभी पैदा हुआ है उसे एक श्रापित कह रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही फादर जो होता है वो कहता है कि ओवरसीयर तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आएगा और तुम्हारी जितनी पेमेंट बनती है वो सारी तुम्हें दे दी जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझने वाले हो और इसी के साथ ही डॉक्टर गुस्से के साथ खुद ही वहां पर से चल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर वहां पर से बाहर आते वक्त सोच रहा होता है कि अगर ये लड़का किसी डिमोनिक सेक्टर में होता तो ये एक डीमन गार्ड बन जाता। अगर ये किसी राइटियस सोर्स सेक्टर में होता जहां पर लोग इसकी कदर करते तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का रूलर बन सकता था, ये एक बहुत ही महान इंसान बन सकता था। यहां तक कि ये इस म्यूरियम का, इस चाइना का एम्परर भी बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक बेवकूफ इंसान और अपने बच्चे को श्रापित समझता है। अब तो बस यहाँ पर यही उम्मीद की जा सकती है कि ये लड़का खुद से अपने आप से यहाँ पर कोई एनलाइटमेंट ढूंढ ले यानी कि अपने आप को स्टेबल करने का कोई तरीका ढूंढ ले और जहाँ पर 20 साल के उस पाथ को क्रॉस कर ले। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें काफी साल गुजरने के बाद का दिखाया जाता है। तकरीबन 15 साल के बाद का दिखाते हैं। 15 साल के बाद अब यहाँ पर जियोंग फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है जहाँ पर फादर जो होते हैं वो सभी फैमिली को इकट्ठा करते हैं। अब उसके यहाँ पर 2 बेटे होते हैं, बड़े बेटे की वाइफ और साथ में उसकी बेटी भी होती है और साथ उसकी एक बेटी और साथ में एक दूसरा बेटा होता है। फादर इसी के साथ अपना कप उठाता है और सभी लोगों से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हमारी फैमिली बहुत ज्यादा महान बन चुकी होगी क्योंकि उसका जो सेकंड सन होता है, दूसरा बेटा जो होता है उसे जोंगनैन सेक्टर के अंदर एडमिशन मिल गया होता है। वो बहुत ही जल्दी जोंगनैन सेक्टर में जाने वाला है। तो इसी वजह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जोंगनैन सेक्टर में जब उनका बेटा जाएगा तो वहां पर से एक महान मार्शल मास्टर बनकर वापिस आएगा। सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, बड़ा भाई छोटी बहन सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और इसी के साथ ही फादर कहते हैं तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना जाम उठाओ और हम सभी लोग आज यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो खाली कुर्सी की तरफ देखता है जो कि हमारे जियोन की है। तो वो उस कुर्सी की तरफ देखने के बाद कहता है फादर जियोनशिन अभी तक यहाँ पर नहीं आया, क्या आपने उसे बुलाया भी था? तो फादर उसे कहते हैं कि वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, मैंने उसे ट्रेनिंग करने का कहा था और स्पेशली कहा था कि यहाँ पर ना आए। तो ये बात सुनते ही ब्रदर कहता है लेकिन फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सभी फैमिली इकट्ठी है। तो फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए जब हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं? एक श्रापित बच्चे का यहाँ पर क्या काम है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी खुशियों में भंग डाल देगा यानी कि वो हमारी खुशियों को नजर लगा देगा। तो इसी के साथ
बाद सभी लोग फादर की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन माइस योनशिन का दिखाता है कि माइस योन जो था अपने रूम में वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को अपग्रेड करके एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना रहा होता है ताकि वो अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसे ये बात पता है कि वो एक डिवाइन डेथ स्टार है और 20 साल की उम्र में वो मर जाएगा। तो यहीं पर से वो बहुत सारी की पावर को जनरेट करता है और उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी जियोंग फैमिली के डायनामिक आर्ट को फाइनली कंप्लीट कर लिया और ये मेरी एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जिसे मैंने यहाँ पर खुद बनाया है। इसकी मदद से ना सिर्फ मैंने अपनी बॉडी के सभी मसल्स को कंप्रेस किया बल्कि मेरी बॉडी अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, यानी कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। पता नहीं अब यहाँ पर इससे मेरा लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा या नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और उसे इस बात की उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग ब्रेक थ्रू करते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के अंदर एक रूल ये भी होता है कि जैसे जैसे आप अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करते हैं आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। माइस योनशिन वहां पर सोच रहा होता है कि जब मैंने पहले यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को चेंज करने के बारे में सोचा था तो मैं अपने ब्रदर के पास गया और जाकर उसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक नई तरह की मार्शल आर्ट्स क्रिएट की है, अपनी डायनामिक आर्ट को मैंने बेहतर बनाया है। तो बिग ब्रदर जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसे कहता है कि योनशिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड करने से तुम्हारा लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगा। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सही कर रहा हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू भी किया है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन प्लीज यहाँ पर किसी से इस बारे में बात मत करना। तो योन कहता है क्या मतलब है, क्या मैं फादर को इस बारे में ना बताऊं? तो वो उसे कहता है नहीं, ना ही फादर को ना ही अपने छोटे भाई को। लेकिन माइस योनशिन अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे जाकर बताता है। जब उसे बताता है तो छोटा भाई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बेहतर कर चुके हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं तुम्हारे जैसे श्रापित बच्चे के साथ बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर एनर्जी के गोले की तरह फट जाओ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते वक्त मर जाऊं। तो ये बात सुनते ही योन को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर फादर के पास जाकर फादर से बात करता है तो फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई मार्शल आर्ट्स के सेंट हो जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट डायनामिक आर्ट को चेंज कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की? माइस योन जो था अपने फादर से भी वहां पर बातें और डांट सुनने के बाद वापस आ जाता है, यानी कि उसे यहाँ पर फैमिली की मार्शल आर्ट्स के अंदर चेंजेस करने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। उसने फाइनली यहाँ पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को चेंज कर दिया और यहाँ पर एक नया ब्रेक थ्रू किया और वो बैठा सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था। अब मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया है लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कब तक मैं यहाँ पर जी सकता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि फैमिली के सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहे और कोई कभी यहाँ पर दुखी ना रहे। मेरे फैमिली के लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग मुझे श्रापित बच्चा समझता है क्योंकि पैदा होते वक्त मैं अपनी माँ को मार दिया था। योनशिन अपने रूम में बैठा होता है कि सभी सर्वेंट जो होते हैं वो भागते हुए बाहर दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग जल्दी आने वाले हैं। तो योनशिन कहता है कि ये सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई को जोंगनन सेक्टर में एडमिशन मिल गया और जोंगनन सेक्टर से कोई एल्डर यहाँ पर उसे खुद पिक करने के लिए आने वाला है और ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। साथ ही वो जोंगनन सेक्टर के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि 9 ग्रेट क्लैंस में से एक बड़ा क्लैन है, जैसे कि माउंट हुआ सेक्टर है। माउंट हुआ सेक्टर भी काफी बड़ा सेक्टर है और उसी तरह जोंगनन सेक्टर भी उसके साथ उसकी बराबरी कर रहा है। माइस योन कहता है कि मुझे भी जाकर उनसे मिलना है, लेकिन ओवरसीयर स्पेशली वहां पर फादर के ऑर्डर पर आता है और उसे कहता है कि तुम गेस्ट के सामने नहीं जा सकते। तो वो कहता है क्या मेरे पैदा होते वक्त मेरी माँ का मरना इतना बड़ा गुनाह था? क्या मैं यहाँ पर अपनी फैमिली में आने वाले मेहमानों से भी नहीं मिल सकता? तो ओवरसीयर उसे कहता है कि तुम्हारे फादर के ऑर्डर्स है, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो माइस योन जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा। तो जब ओवरसीयर वहां पर से चला जाता है तो माइस योन जो था वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि चोरी छुप के दूर से जाकर देख लूंगा, मैं जोंगनन के मास्टर्स को देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर हमारी फैमिली में बिग ब्रदर को लेने के लिए आने वाले हैं। आखिर दूर से देखने में क्या ही बुरा होगा, फादर को पता भी नहीं चलेगा और मैं दूर से उनको देख लूंगा। तो सभी लोग दरवाजे में खड़े होते हैं और वहां पर से एल्डर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे योन की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अक्सर इसी तरह से किस्मत बदलती है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग दरवाजे में जाकर खड़े हो जाते हैं और माइस योन कहता है कि मैं भी जाकर देखना चाहता हूं कि वहां पर कौन आने वाला है, क्योंकि जोंगनन सेक्टर से कोई एल्डर वहां पर आ रहा है। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि जोंगनन सेक्टर से कोई आ रहा है। यहाँ तक कि फैमिली हेड खुद यहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए आए हैं। फिर साथ ही वहां पर उन्हें बाहर से कदमों की आवाज आती है तो वो लोग कहते हैं फाइनली यहाँ पर एल्डर्स अंदर इंटर होने वाले हैं और माइस योन भी भीड़ के अंदर
आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे देखना है कौन आ रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़की अपने साथ 2 एल्डर्स को लेकर अंदर आती है। तो वो लड़की जो होती है वो एक अलग ही टाइप की इंसान होती है। तो जैसे वहां पर वो अंदर पांव रखते हैं तो सभी लोग उसे देखते कहते हैं ये तो एक रेडिएंट है। तो यहाँ पर रेडिएंट की टर्म उन मास्टर्स के लिए यूज की जाती है जो मास्टर्स इमॉर्टल होते हैं, यानी कि उनके पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। तो इसी के साथ जैसी वो लड़की वहां पर अंदर एंटर होती है तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि इस लड़की यानी कि एक रेडिएंट यहाँ पर हमारे लिए हमारे यंग मास्टर को लेने के लिए आई है। जबकि हमारा जियोन सोच रहा होता है कि इस तरह की इमॉर्टल लाइफ स्पैन वाले इंसानों को रेडिएंट कहा जाता है। मैंने बुक्स के अंदर इनके बारे में पढ़ा है, पहली बार मैं जहाँ पर इसको देख रहा हूँ। तो जैसे वहां पर अंदर एंटर होती है तो उसका ऑरा रिलीज होता है। तो अब क्योंकि वो इमॉर्टल मास्टर्स हैं इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर उन्हें गार्ड की तरह भी रेफर करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये गार्ड्स हैं ऊपर के, यानी कि गार्ड्स की तरफ से इनके पास स्पेशल गिफ्ट है। तो वो औरत जो होती है वो आगे बढ़ती है। तो उसी के साथ ही फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर पर्सनली हमारी फैमिली में आई हैं। फादर और उसके साथ साथ उसका बड़ा बेटा दोनों वहां पर उसके सामने अपने टाइटल्स बताते हैं और साथ ही उसे ग्रीट करते हैं। तो वो भी उन्हें अपने बारे में बताती है और कहते हैं कि मेरा नाम इल्शिन जियो है और मैं जोंगनेन सेक्टर की एक एल्डर हूँ, प्लीज माफ करिएगा हम लोग जहाँ पर आपको इतना वेट करवाया और जहाँ पर लेट पहुंचे हैं। तो फादर उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, आपने जहाँ पर मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कराया बल्कि हम लोगों ने जहाँ पर आपको वेट करवा दिया, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए, हम लोग आपको डायरेक्टली अंदर रूम में लेकर चलते हैं। और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि हमारे लिए इससे बड़ी ऑनर की बात क्या होगी कि आप यहाँ पर पर्सनली आई हैं और ऊपर से एक रेडिएंट मास्टर को यहाँ पर भेजा गया है। और हमारा जोनशिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये वाकई में बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, इसी वजह से सभी लोग इतने ज्यादा खुश हैं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये रेडिएंट मास्टर आखिर जहाँ पर इसकी उम्र कितनी होगी, इसने कितने साल जिया होगा, मेरे पास तो सिर्फ 20 साल का वक्त है जबकि ये इमॉर्टल मास्टर है। तो फादर जैसे वहां पर उनको अपने साथ लेकर अंदर जाने लगते हैं। इसी के साथ ही इमॉर्टल मास्टर जो होती है थोड़ा सा आगे बढ़ती है और साइड के ऊपर हमारे जियोन के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। वो हमारे जियोन की तरफ देखती है, हमारा जियोन वहीं पर से उसको ग्रीट करता है और वहीं पर से पीछे मुड़ जाता है। तो मिस इल्शिन कहती है कि ये लड़का कौन है। तो फादर उसे कहता है कि ये लड़का ये मेरा तीसरा बेटा है, लेकिन ये एक रिबेलियन बेटा, यानी कि इसके साथ कुछ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से ये जो है हमारी बात नहीं मानता, जब इसे कुछ कहा जाता है ये सुनता नहीं है। तो इसी के साथ ही मिस उसे कहती है लेकिन मुझे तुझे काफी ज्यादा खास लगता है, जरा उसकी आंखें देखो, इतनी क्लियर आंखें तो किसी की होती हैं, यानी कि किसी खास लोगों की होती हैं। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर से मिस इल्शिन को देखने के बाद सीधा अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आ जाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि इस मास्टर को देखने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जियोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को पहले से भी अगले लेवल पर पहुंचा सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अपनी तलवार निकालता और कहता है कि वक्त आ चुका है अब यहाँ पर ब्लेड टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करने का। एक बार से नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाता है जहाँ पर इल्शिन बैठी होती है और उसके दोनों साथी उसे कहते हैं कि यहाँ की लैंडस्केप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यानी कि यहाँ की सीनरी तो बहुत ज्यादा कमाल की है। जियोन फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, यानी कि इस लिहाज से कि उनके पास बहुत सारी अच्छी सीनरीज हैं। तो इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोगों की नजर इस सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि इसकी सीनरी और इसकी लैंडस्केप अच्छी है, इसी वजह से वो इस सेक्टर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। अगर यहाँ पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इस फैमिली के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो उसके साथ उसे कहता है कि मैम आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें यहाँ पर इसलिए तो लेकर आई हैं। अगर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के लोग यहाँ पर आते भी हैं तो हम लोग उन्हें दीवारों के बाहर ही रोक लेंगे, उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। तो मिस इल्शिन जो होती है वो कहती है कि हाँ हो सकता है कि हम लोग उन्हें रोक सकें। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो 13 स्काइज में से एक सेक्टर है। तो यहाँ पर 13 स्काइज के नाम से इवल सेक्टर्स हैं, अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं, जिनमें से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर भी एक सेक्टर है और ये बहुत ही पावरफुल सेक्टर है क्योंकि उसका लीडर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैडम उन लोगों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बस तुम लोग यहाँ पर अपनी आंखें खुली रखो, किसी वक्त भी यहाँ पर इनके पर अटैक हो सकता है। हमारे यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को अपने साथ लेकर जाना नहीं है बल्कि इनकी फैमिली की रक्षा करना भी है। और साथ ही वहां पर जियोन के बारे में सोच रही होती है कि मुझे अभी भी उस लड़के की क्लियर आंखें अभी तक यहाँ पर याद है, जिस तरह से वो लड़का मुझे देख रहा था उसे देखकर ही लगता है कि वो लड़का एक जीनियस है, लेकिन इसके बावजूद उसके फादर ने कहा कि वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, यानी कि उसे यहाँ पर हमसे ग्रीट करने के लिए भी नहीं बुलाया गया, वो वहां पर आम लोगों में खड़ा था। दूसरी तरफ हमारे जियोन को दिखाता है कि वो अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और उसके सर के अंदर जो उसका एपेक्स मेरिडियन पॉइंट होता है वो पूरी तरह से चमक रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा एपेक्स मेरिडियन पॉइंट एनर्जी के साथ पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है और मैंने यहाँ पर नीचे के दोनों मेरिडियन पॉइंट्स को भी इंटर किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अब यहाँ पर बहुत ही कम वक्त बचा है, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि 20 साल की उम्र में मारा जाऊंगा और अब जबकि यहाँ पर मेरे पास कम वक्त बचा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल, मेरे पास 5 साल हैं, 5 साल के बाद मैं
अपनी कॉन्शियसनेस को खो दूंगा और पूरी एनर्जी मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर कल्टीवेट करना छोड़ देता है, अपनी तरफ देखता और कहता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं अभी तक यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए जी रहा था? और साथ ही वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर इस बात का डर लग रहा है। वो जल्दी से भागता हुआ बाहर आता और कहता है लेकिन मुझे अभी मरना नहीं है, मैंने अपनी जियोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को पहले से बेहतर बना लिया, लेकिन मुझे लगा था कि इसके साथ मैं कम से कम यहाँ पर 1-2 साल के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं। और इसी के साथ ही वहीं पर से उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है ये अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज कहां से आई होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे एक फैमिली के बाहर एक कॉटेज दिया गया होता है जहां पर वो रहता है। तो वो कहता है ये तो फैमिली की मेन फैमिली की डायरेक्शन से मुझे शोर की आवाज आ रही है। तो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार उठाता है, भागता हुआ उस तरफ जाता और कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर से अब ब्लड की स्मेल भी आना शुरू हो गई है। तो मास जियोन कहता है कि आज ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है और ये तेज होती जा रही है। तो वहीं पर उसे फैमिली के दरवाजे के बाहर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे किसी ने जानबूझकर एक फॉर्मेशन बिछाकर अंदर के शोर और अंदर के जो कुछ भी हो रहा है उसको यहाँ पर छुपाया गया है। तो वो भागता हुआ जाता है और फॉर्मेशन को पार करके अंदर आता है। जैसे वो मिस्टिकल रे फॉर्मेशन को पार करके अंदर आता है, वहां पर उसकी फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी फैमिली के लोगों को किसने मारा होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो हमारी फैमिली के लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, ये सारे के सारे तुम्हारी फैमिली के आम लोग हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इस तरह से इनको किसने मारा होगा। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है किसने रे फॉर्मेशन के साथ इसको छुपाने की भी कोशिश किया है, कौन है जो हमारी फैमिली के अंदर आकर ये सब कुछ कर सकता है। और जहां पर जिस तरह से ये लोग मरे हैं लगता है कोई बहुत ही पावरफुल होगा जिसने इनको मारा है। तो सामने से आवाज आती है, कोई कहता है देखो एक यहाँ पर बच गया है, और वो कहता है कि इसको मैं मारता हूं और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बच गए थे, जिस कोने में तुम छुपे हुए थे वहीं पर छुपकर बैठे रहते तो तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते थे, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो पीछे से एक बंदा उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इसे मरने की जल्दी है तो ठीक है इसको भी मार डालो, वैसे भी तो यहाँ पर इस पूरी फैमिली को ठिकाने लगाना है। तो मास जियोन उसकी तरफ घूर कर देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो टकला बंदा उसके करीब आता है और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए चले आए, अब यहाँ पर मेरे पर इसका इल्जाम मत डाल। और साथ ही वो अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करता है और अपनी पाम के साथ जैसे हमारे जियोन के ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा जियोन वहीं पर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको बाजू से पकड़ता है। जब उसे बाजू के मिड से पकड़ता है वहां पर उसके ऊपर जोर डालता है, उसके बाजू की हड्डी तोड़ देता है। आपको बताया कि पिछली एपिसोड में जियोन ने कहा था कि उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर मास्टर किया है, जिसकी वजह से अब उसके मसल्स जो हैं वो सप्रेस हो चुके हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो एक हाथ के साथ ही वहां पर उसकी हड्डियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मोटा यानी वो टकला जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे कर दिया। तो मास जियोन उन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है कमीनो तुम लोग कौन और तुमने ये क्यों किया है। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो जियोन उनको अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं इस फैमिली का थर्ड सन हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के लोगों को मारने की। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन इन सभी लोगों को मार डालेगा और अपनी मेन फैमिली यानी अपने फादर और अपने भाई बहनों को बचा लेगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था अपनी तलवार उठाकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस फैमिली का थर्ड सन हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के लोगों को मारने की। तब वो लोग जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वो टकला जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वहां पर पीछे से गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे गाली देता है और अटैक करने लगता है अपने दूसरे हाथ के साथ। हमारा जियोन वहीं पर से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाकर उसकी गर्दन काट देता है और उस टकले को वहीं पर मार देता है। तो उस टकले के मरने के साथ हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता है, बाकी सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही हमारा जो जियोन होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम ट्रांसेंडेंस सूत्र होता है। उस टेक्निक के साथ वो जिसके करीब पहुंचता है उसकी गर्दन काट देता है, अपनी तलवार को घुमाता है, वहां पर उनकी गर्दनें काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जो भी उसके सामने आता है उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाता है और उसको मार डालता है। तो एंड के ऊपर दो बचते हैं, उन दोनों को भी वहां पर वो मार डालता है। एक वाले की बॉडी के अंदर अपनी तलवार धंसाकर उसके दिल को पियर्स करता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि ये क्या, ये सभी लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, यानी कि इन सभी को मारना तो काफी ज्यादा आसान था और मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल होगा जिसने हमारी फैमिली के लोगों को मारा है। इसी के साथ ही हमारे जियोन को पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है देखो तो जरा हमने कितना एक्सीलेंट ब्लेड वर्क देखा है, तुमने जहाँ पर इन सभी कमजोर लोगों को मारकर वाकई में अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे से दिखाया है। तो वहां पर पीछे से एक और नई गैंग निकल कर आती है और उन लोगों की ड्रेसिंग चेंज होती है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं
लेकिन लड़के तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेस हो, तुमने अपने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा जियोन जो होता है उनको देखकर काफी हैरान होता है कि अब ये लोग कौन है। तो इसी के साथ ही वो लोग उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तलवारबाजी को ही प्रैक्टिस करते रहे हो। तो जियोन कहता है क्या तुम सभी लोग ब्लड फायर कल्ट से हो? तो वो कहता है नहीं, वो जो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हैं वो बेवकूफ लोग ब्लड कल्ट के साथ थे, यानी कि ब्लड फायर कल्ट के वो कमीने लोग थे, हम लोग नहीं, बल्कि हम लोग तो टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के डिसाइपल्स हैं। टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का नाम सुनने के बाद मां जियोन काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर 13 स्काइज के बारे में सुना है कि 13 अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं, जिनमें से 2 सेक्टर्स यानी कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर और ब्लड फायर सेक्टर ये दोनों ही 13 स्काइज में आते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे? आए यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर आकर इन लोगों ने क्यों अटैक किया है? तुम्हारा जियोन कहता है कि आए तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए, जिंजी काउंटी में तुम्हारा क्या काम है? तो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम तो हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो और मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरी बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, इसी वजह से तुम लोग वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही वो लड़के जो होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ ही मां जियोन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मेरी मैटरनल फैमिली के बारे में जानते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी माँ कौन सी फैमिली से थी। मेरी माँ फोर्ट्रेस सेक्टर से थी, रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर से, और तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त इस पूरे मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर सबसे पावरफुल सेक्टर है, जहां तक कि तुम्हारा टायरेंट स्वर्ड सेक्टर भी उनके सामने कुछ भी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर मुझे मार नहीं पाओगे, जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा ताल्लुक रुइन स्वर्ड सेक्टर से है। तो इसी के साथ साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से वही दोनों एल्डर्स जो होते हैं जो कि मिस हिल्शिन के साथ आए थे वो उड़ते हुए वहां पर सामने आकर गिरते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है एल्डर की तरफ देखता है कि उसके बेचारे के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई बहुत ही घातक अटैक हुआ हो, और साथ ही ऊपर से वहां पर मिस हिल्शिन को भी दिखाता है कि वो भी उड़ती हुई वहीं पर आकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो हमारे जियोन के पास ही आकर वहां पर गिरती है और साथ ही वो जियोन की तरफ देख रही होती है। तो हमारा जियोन कहता है कि तो एल्डर जियोशिन है, लेकिन एल्डर जियोशिन का क्या हुआ? तो एल्डर जियोशिन वहां पर नीचे उतरती है, आकर अपने आप को संभालती है और उसका कान भी वहां पर जख्मी होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। जियोन सोच रहा होता है कि एल्डर इल्शिन जो है वो यहाँ पर इस हालत में है, तो इसका मतलब यह है कि इसका सामना किसी बहुत ही पावरफुल एल्डर के साथ हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी हालत है मुझे लगता है कि इसका सामना जिसके साथ भी हुआ है वो अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक मास्टर अपीयर होता है, जिसकी वजह से हमारे जियोन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वहां पर अपीयर होता है वो अपनी प्रेशर को रिलीज करता है। तो ये टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का मास्टर होता है। तो टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का पैट्रियट वहां पर खुद आया होता है, वहां पर नीचे लैंडिंग करता है। तो हमारा जियोन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आज ये बंदा कौन है, इसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तो मास्टर वहां पर नीचे उतरता है, तो उतरने के बाद हमारे जियोन की तरफ देखता है, हमारा जियोन उसकी तरफ देखता है। तो हमारा जियोन कहता है देखो तो जरा, इसने मुझे सिर्फ एक बार घूर कर देखा और मेरे हाथ भी यहाँ पर कांप रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है जो उसे बहस कर रहा था वो उसके सामने घुटने टेकता है और उसे अपना माई लॉर्ड कहता है। तो जब उसे माई लॉर्ड कह के पुकारता है तो हमारा जियोन जो होता है वो समझ जाता है कि ये टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का लीडर है, यानी कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का लीडर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अकेला ऐसा इंसान है जिसने अपने पूरे स्वर्ड सेक्टर को अकेले बनाया था। उसने अपने एम्पायर को यहाँ पर लाशों के ऊपर खड़ा किया था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उसके नाम से भी डरते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे इल्शिन जो होती है वो अपने एल्डर की तरफ देखती है कि उसके एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और हमारा जियोन जो होता है ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर यहाँ पर क्यों ना अपने इस बॉम्ब को फोड़ा जाए और सभी लोगों को मार दिया जाए। तो हमारा जियोन कहता है यहाँ पर ट्राई करके देखा जा सकता है। तो इसी के साथ जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उस लीडर की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पर उसके लीडर के सामने वो दूसरा बंदा घुटने टेक कर बैठा होता है। तो हमारा जियोन अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन हमारा जियोन अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार करके उसको वहां पर उनके सेक्टर लीडर के सामने मार डालता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और बाकी के सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर लीडर को घूर कर देखता है और फिर साथ उसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। तो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ लीडर उनको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, कोई इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावरफुल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ तक कि मैं और इसके साथ साथ इल्शिन हम सभी लोगों की स्पिरिट एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गर इंसान हो। तो ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या, हमारे लॉर्ड यहाँ पर इस लड़के की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही लीडर जो होता है उसे कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या मतलब, क्या तुम मुझे मार नहीं सकते। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस वजह से मुझे जिंदा छोड़ रहे हो क्योंकि मेरी माँ रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर से थी और इसी वजह से तुम इस बात से डर रहे हो कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो फिर मेरे ग्रैंडफादर जो कि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एम्परर हैं वो तुमसे इस बात का बदला लेंगे। तो इल्शिन को भी इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर से लोगों से डरता हूँ तो ये बात गलत है। हाँ, ये बात वाकई में सच है
कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के कमीने मास्टर्स के साथ पंगा लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं तो तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी स्पिरिट की वजह से एक दिन तुम इस दुनिया की पीक पर पहुंच सकते हो। तुम एक दिन यहाँ पर एक मार्शल एम्परर बन सकते हो। अगर तुम रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर से नहीं होते, अगर तुम्हारी माँ उस सेक्टर से नहीं होती, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कहता कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, यानी कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता। तो ये बात सुनते ही सभी लोगों को हैरानी होती है कि क्या ये लड़का वाकई में इतना ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही लीडर जो होता है अपनी तलवार को ग्राउंड के ऊपर मारता है, फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक दिन का वक्त देता हूँ, अपने लोगों को दफनाओ और चुपचाप बाकी सभी जिंदा लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज के पास जियोंग सेक्टर तुम्हारा नहीं है, जियोंग सेक्टर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का है। आज के बाद इस जगह के ऊपर हमारा कब्जा होगा और एक दिन के बाद तुम में से जो भी यहाँ पर दिखा उसमें पर्सनली मार डालूंगा। और साथ ही सेक्टर लीडर जो होता है अपने लोगों को लेकर वहां पर से चल पड़ता है और साथ ही वहां पर से जाने से पहले पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि लड़के, जब तुम्हें लगे कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए और तुम अपनी फैमिली का बदला लेने के लायक हो गए हो, तो मुझे आकर ढूंढ लेना और मुझसे आकर अपना बदला ले सकते हो। तुम आज योन उसे घूर घूर कर देख रहा था और साथ ही वहां पर टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के सभी लोग चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां पर चले जाने के बाद आज योन अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं कभी यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ कि मैं इससे बदला ले सकूं। लेकिन उसके लिए इसे यहाँ पर जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद तो ये मर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा, कौन कौन बचा और कौन कौन मर गया है, और हमारा योन अब आगे क्या करेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने और बदला लेने के लिए। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर का लीडर जो होता है उन्हें वार्निंग देकर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन का समय है, अपने लोगों को लौट जहां पर से निकल जाओ। तो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा योन जो होता है वो अंदर आता है, जहां पर उसके फादर जो होता है बुरी हालत में जख्मी पड़े होते हैं और मरने वाले होते हैं। तो वो उसके पास आता है और आकर उसे अपने बारे में बताता है कि फादर मैं योशिन हूं, और उसका हाथ पकड़ता है। तो फादर उसे कहता है कि मेरे बच्चे, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए और तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे किया। तो योन उसे कहता है कि फादर, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपने जियोंग क्लैन की डायनामिक आर्ट को अपनी तरफ से मास्टर किया और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। तो फादर उसे कहते हैं क्या क्या तुमने वाकई में यहाँ पर उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और तुमने उसको बेहतर बना लिया है, इसका मतलब है कि तुमने एक मार्शल आर्ट्स बनाई है। तो वो कहता है हाँ फादर, मैं आपको बताने के लिए आया था। और इसी के साथ ही पास का सीन दिखाते हैं जहां पर योन अपने फादर के पास आता है और उसे कहता है मैंने अपनी फैमिली की डायनामिक आर्ट के अंदर कुछ चेंजेस करके एक नई मार्शल आर्ट्स बनाई है। तो फादर को अपनी बात याद आती है कि कैसे वो गुस्सा हो गया था और उसे कह रहा था कि तुम्हारा जैसा एक श्रापित लड़का हमारी फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट्स के साथ चेंजेस कैसे कर सकता है, क्या तुम अपने आप को कोई सेंट समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल आर्ट्स बना सकते हो। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर फादर उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने वाकई में वो कर दिखाया और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो रहा था। तो योन उसे कहता है कि फादर कोई बात नहीं। तो फादर उसे कहता है कि हमारी जियोंग फैमिली की डायनामिक आर्ट तुमने उसको पहले से बेहतर बना लिया और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा खून यानी कि मेरे बेटे ने जहां पर एक मार्शल आर्ट्स बनाई है। फादर वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी फैमिली की यानी मेरे तीसरे बेटे ने जहां पर एक बहुत ही कमाल की डिवाइन मार्शल आर्ट्स बना दी हैं। तुम वाकई में एक मार्शल सेज बन सकते हो, तुम आगे जाकर एक बहुत ही महान मार्शल मास्टर बन सकते हो, लेकिन मैं कभी तुम्हें पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने जहां पर तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट होने दिया। अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट किया होता तो आज यहाँ पर तुम एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बनते। और साथ ही वहां पर रोते रोते उसे कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे मुझे माफ कर देना। और फादर वहीं पर मर जाते हैं। तो फादर के मरने के बाद भी योनो जो होता है वहीं पर उनके पास ही बैठा होता है। तो आज योन जो होता है उठकर खड़ा होता है, फिर साथ ही वहां पर साइड के ओवरसीयर की तरफ देखता है। ओवरसीयर के पास उसकी भतीजी होती है जो कि उसके भाई की बेटी, और साथ ही उसका जो सेकंड ब्रदर है वो भी अभी तक जिंदा है। तो ओवरसीयर उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और साथ ही उससे पूछता है कि हाई के बारे में क्या क्या वो ठीक है। तो ओवरसीयर उसे कहता है कि हाँ आपके बड़े भाई ने इसको सोते हुए किसी चीज के नीचे छुपा दिया होगा, इसी वजह से ये अभी तक जिंदा है, वरना वो लोग तो कमरे के अंदर घुस गए थे, वहां पर जाकर आपकी भाभी को भी मार दिया है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे और कहां पर जाएंगे। तो योन जो होता है वो अपने बिग ब्रदर से कहता है कि ब्रदर तुम तो जोंगनैन में जा रहे हो ना, क्यों ना तुम यहाँ पर हाई को अपने साथ ले जाओ, ये भी एक बहुत ही कमाल की बच्ची है और टैलेंटेड है, और मुझे लगता है कि जोंगनैन सेक्टर के लोग इसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर इसे एडमिशन मिल जाएगा। तो ब्रदर उससे पूछता है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम कहां पर जाओगे। तो योन कहता है कि मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता हूं। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से मिस इल्शिन निकल कर आती है और उसे कहती है कि लड़के क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। तो हमारा योन जो होता है उसके साथ बाहर जाता है और उसे कहता है कि मास्टर क्या आप जा
जा रही हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही जल्दी जाने वाली हूँ। तुम्हें भी पता है कि टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के ओवरलॉर्ड के जहाँ पर अपीयर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग जहाँ पर टिक सकते हैं जब तक कि हम लोग अपने सेक्टर के महान एल्डर्स को बुलाकर ना लेकर आए, तब तक जहाँ पर तुम्हारी इस लैंड को वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हारा क्या तुम जहाँ पर रुककर फाइट करना चाहते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जहाँ पर फाइट कर सकते हो। क्या तुम रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर में जाओगे अपनी मैटरनल फैमिली में? तो जियोनशिन कहता है कि हाँ मेरा प्लान तो यही है कि मैं फोर्ट्रेस सेक्टर में जाऊंगा और वहां पर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तो वो उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम जोंगनेन सेक्टर में मेरे साथ चलो। मैं जहाँ पर तुम्हें रिकमेंड करती हूँ क्यों ना तुम मेरे साथ जोंगनेन सेक्टर में चलो, वहां पर जाकर हमारे डिसाइपल बनो। तो माय जियोन कहता है कि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ऑफर करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ वहां पर जा सकता हूँ। मुझे पता है कि वहां पर जाने वाले लोग भी काफी महान मार्शल मास्टर बनते हैं। तो मिस सिलशिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे का डिसाइपल बनने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं तुम्हें अपने सेक्टर लीडर का डिसाइपल रिकमेंड करूंगी। हमारे सेक्टर लीडर अगर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाएंगे तो तुम समझ सकते हो कि अगले सेक्टर लीडर तुम ही बनोगे। तो ये बात सुनते ही एल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर ऐसी बात है, अगर मैं यहाँ पर जोंगनेन सेक्टर के सेक्टर लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे अंदर टैलेंट हुआ तो एक दिन मैं जोंगनेन सेक्टर का नया पैट्रियार्च बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें कह रही हूँ क्योंकि तुम इसलिए लिए क्वालिफाइड हो, तुम इस लायक हो, इसी वजह से तुम्हें मैं ये ऑफर दे रही हूँ। तो हमारा जियोन वहां पर सोचने के बाद फिर साथ ही उनसे माफी मांगता और कहता है मैम प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो मिस सिलशिन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम इस बात को भूल जाना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने ऑफर रखी थी। जिस तरह से टायरेंट स्वर्ड सेक्टर के मास्टर ने कहा कि वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, इसी वजह से मैंने भी यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट्स को देखकर तुम्हारे सामने ऑफर की थी। तो जियोन कहता है चले कोई बात नहीं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे जोंगनेन सेक्टर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब भी चाहो वहां पर आ सकते हो और तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो वो उसे कहती है हाँ पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बारे में तो पता चल ही गया होगा कि मेरे पास यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आप एक रेडिएंट है और इसका मतलब यह है कि आपके पास इमॉर्टल लाइफ है। तो मुझे एक बात तो बताएं कि अगर मुझे यहाँ पर फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री मिल जाता है तो क्या मेरा लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सकता है? क्या मैं एक इमॉर्टल मान सकता हूँ? तो मिस सिलशिन कहती है कि हीवन ट्री के बारे में तुमने कहां से सुना है? तो वो कहता है कि बस मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा था। तो वो उसे कहती है कि वो एक खास ट्री है जो कि रूइंड फोर्ट्रेस लॉर्ड के अंडर है, यानी कि रूइंड फोर्ट्रेस लॉर्ड जो है वो इस ट्री की रक्षा करती है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फ्रूट उगता है, एक लेजेंडरी ट्रेजर जिसे यहाँ पर इमॉर्टैलिटी का पिल भी कहा जा सकता है। जो भी उस फ्रूट को खाएगा उसे इमॉर्टैलिटी का वरदान मिल जाता है, वो हमेशा जिंदा रह सकता है, उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तो हमारा जियोन वहां पर अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहा होता है। तो मिस सिलशिन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर एक रेडिएट तो हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी के आधे साल भी अभी तक जिए होंगे और मैं अभी तक यहाँ पर हीवनली ट्री के उस फ्रूट के लिए भी लायक नहीं हूं, यानी कि मैं उस हीवनली ट्री को के पास जा भी नहीं सकती। अगर तुम्हें हीवनली ट्री का फ्रूट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर रूइंड फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास से वो फ्रूट मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि उस फ्रूट को किसी को भी दे सकती है, वो भी अपनी मर्जी से। तो जियोन कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये बात सेटल हुई कि मुझे कहां पर जाना है और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या हासिल करना है। तो वो उसे कहती है लेकिन ये आसान नहीं होने वाला, जहां तक कि रेडिएंट्स भी उस फ्रूट को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट की तरह है। हमारे जैसे रेडिएंट्स भी अगर वहां पर जाते हैं तो इतनी आसानी से उन्हें फ्रूट नहीं मिलता। तो जियोन कहता है लेकिन मेरे पास यहाँ पर और करने को कुछ भी नहीं है, अगर मुझे यहाँ पर इस दुनिया में अपना नाम बनाना है और साथ ही मुझे यहाँ पर डिवाइन ब्लेड ऑर्डर का नाम यूज करते हुए अपने लिए उस फ्रूट को हासिल करना पड़ा तो मैं उसको हासिल करूंगा। तो इल्शिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, ठीक है तुम जो करना चाहते हो वो करो, बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर कामयाबी मिले। अब मुझे भी जल्दी से वापस जाना होगा, जाकर अपने सेक्टर के एल्डर्स को इस बारे में बताना होगा तुम्हारे जियोंग सेक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है। तो इसी के साथ ही वो अपने दोनों एल्डर से कहती है कि किफ ब्लेड और वॉइड हैंड मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रुको, जहां पर रुको जियोंग क्लैन की मदद करो, काम खत्म करने के बाद वापस आ जाना। और इसी के साथ ही मिस वहां पर से चली जाती हैं। तो उसके चले जाने के बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जब ये लोग सभी की सभी डेड बॉडीज को वहां पर दफना देते हैं और हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने फादर और सभी लोगों को ग्रीट करने के बाद उन दोनों एल्डर से कहता है कि मास्टर क्लिफ ब्लेड और मास्टर वॉइड हैंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ पर मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। तो एल्डर्स उसे कहते हैं कि हम लोग इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हैं, यही समझो कि हम लोग भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही हैं। हमें खुद इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि मुश्किल वक्त में हम लोग तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए और हमारी नाअहली की वजह से तुम्हारे फादर भी यहाँ पर मारे गए हैं। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसका बिग ब्रदर आता है और उसे कहता है कि जियोनशिन क्या तुम वाकई में छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल सकते? साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है और उसे कहता है कितने सालों तक मैं तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करता रहा, हम तुम्हें यहाँ पर एक श्रापित बच्चा समझते रहे, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं। साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने बिग ब्रदर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट
नहीं है, तुम कोई जीनियस नहीं हो। तो जोंगनेन सेक्टर में जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो और अपने जियोन क्लैन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता हाँ छोटे भाई, मैं यहाँ पर पूरी मेहनत करूंगा ताकि अपने सेक्टर को रिवाइव किया जा सके। साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी भतीजी हाई की तरफ देखता है तो उसे कहती है कि अंकल जियोनशिन, क्या आप हमारे साथ नहीं चल सकते? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे अपने अलग रास्ते के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन फोर्ट्रेस सेक्टर के अंदर पहुंचेगा और वहां पर जाकर क्या इतनी आसानी से वो अंदर जा पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियोन वहां पर सभी को ग्रीट कर रहा है, वहां पर उनको बाय बोल रहा है ताकि वो यहाँ से जा सके। तो ओवरसीयर से वो पूछता है कि ओवरसीयर तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर से कहाँ जाओगे? तो ओवरसीयर उसे कहता है कि हमारी जियोंग क्लैन की छोटी मोटी ब्रांचेज आसपास हैं, स्पेशली नैंगजैंग में, वहां पर जाऊंगा, जाकर उन लोगों की सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं जियोंग फैमिली का हिस्सा हूं और इसके अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है। तो जियोन कहता है कि हाँ ठीक है, और मैं जहाँ पर से फोर्ट्रेस में जाने के बाद भी आप लोगों को देखने के लिए आता रहूंगा, आप लोग मिलने के लिए आता रहूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ओवरसीयर अकेले भी वहां पर जाकर अपने आप को संभाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है। तो ओवरसीयर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारा जियोन जो होता है उन सभी लोगों को वहां पर दुआ देता है और कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोगों को एक लंबी जिंदगी मिले। और साथ ही वहां पर से चल पड़ता है, जबकि ओवरसीयर वहां पर सोच रहा होता है कि मैं जिंदगी में पहली बार यहाँ पर जियोन के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ क्योंकि यंग मास्टर की लाइफ खुद यहाँ पर एक्सपैंड नहीं हो रही। इसको यहाँ पर एक शराब है कि 20 साल की उम्र में मर जाएगा, लेकिन ये हम सभी लोगों को यहाँ पर लंबी उम्र की दुआ देकर जा रहा है। हम लोग भी यहाँ पर इसे दुआ देंगे कि इसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ये अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन यांगजैंग का दिखाया जाता है। हमारा जियोन जो होता है फाइनली उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। काफी दिनों के सफर के बाद वो उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर फोर्ट्रेस होता है। तो वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जाकर बैठ जाता है और देख रहा होता है कि आजकल यहाँ पर कुछ ज्यादा रश है। तो जियोन कहता है फाइनली जहां पर मैं पहुंच तो आया हूं और वहां पर लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और साथ ही वहां पर सोच रहे होते हैं कि जो भी यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन कर लेता है उसके लिए तो यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है क्योंकि वो एक ग्रेट मास्टर बनता है। असल में रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि दूसरे जितने भी म्यूरियम के सेक्टर्स हैं उन सभी के ऊपर नजर रखता है। ये समझ लो कि वो एक पुलिस की तरह है जो कि उन सभी के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो इसी वजह से ये सभी लोग उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वहीं पर बातों बातों में कोई एक लड़का कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं, कल यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो हमारे जियोन को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शायद कोई एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी के साथ एक लड़का जो कि उसका पहला दोस्त बनेगा, यंग मास्टर चंग, उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम भी यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एग्जाम देने के लिए आए हो? हमारा जियोन जो होता है उस लड़के की तरफ देखता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं। और साथ ही उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है माफ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अचानक से सवाल पूछकर डरा दिया। असल में यहाँ पर बाकी के सभी लोग मुझसे ओल्डर लग रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे 1-2 साल छोटे हो, तो इसी वजह से मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और ऊपर से तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो। तुम्हारा जियोन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो लड़का उसी के पास ही बैठ जाता है। तो चांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जर्नी बहुत ज्यादा आसान रही होगी क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक छोटे से जिंजी काउंटी से आए हो जबकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि रास्ते में मुझे यहाँ पर ग्रीनवुड के ग्रीन बैंडेट्स के साथ फाइट करना पड़ी, फिर मुझे यहाँ पर पायरेट्स के साथ, यांगजी रिवर के पायरेट्स के साथ फाइट करना पड़ी क्योंकि वो सभी कमीने लोग यहाँ पर मुझे लूटना चाहते थे। कोई मुझे पकड़कर बेचना चाहता था, कोई मुझे गुलाम बनाना चाहता था। जबकि मैं जियोन सोच रहा था कि मेरे रास्ते में भी यहाँ पर मेरा सामना काफी सारे बैंडेट्स के साथ हुआ था, लेकिन 1-2 को मारने के बाद फिर मैं बड़े आराम से यहाँ तक पहुंच आया हूँ। तो जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरा रास्ता भी काफी मुश्किल था। फिर साथ ही हमारा चंग जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे? हम दोनों यहाँ पर आपस में एग्जाम की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तो जियोन कहता है कि क्या वाकई में कोई एग्जाम होने वाला है? तो चंग कहता है कि क्या तुम्हें एग्जाम के बारे में नहीं पता और तुम यहाँ पर आकर बैठे हुए हो, एग्जाम देने वाले हो, क्या वाकई में तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता? तो चंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जाम क्या है। रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर वालों ने इस बार यहाँ पर एक एग्जाम को अनाउंस किया है जिसमें से हम लोग एग्जाम को पास करके रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। हमें बस यहाँ पर कुछ टेस्ट देने होंगे। तो जियोन कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग जमा है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा रश दिखाई दे रहा है। तो उसे कहता है हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा। हमें यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी फेम मिलेगी और हमारा नाम मिलेगा, हम लोग ब्यूरो में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। इस वजह से तो बहुत सारी प्रेस्टिजियस फैमिलीज के लोग भी यहाँ पर आए हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर भी यहाँ पर आए हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो जियोन उसे कहता है और तुम भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हो? तो वो कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर किस लिए आया हूँ?
तो चंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो कम से कम हमें एल्डर से मिलने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग पहले 2 टेस्टों को पास कर लेते हैं तो तीसरे टेस्ट में हमें यहाँ पर इस पवेलियन के लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता है, फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता है, या फिर एल्डर से। तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात के लिए लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने को तैयार है, क्योंकि उससे आपको या तो यहाँ पर एनलाइटमेंट मिलती है या फिर एपिफैनी मिलती है, जिसकी वजह से आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इसी मौके की तलाश में आया हूँ। तो हमारा जियोन जो होता है उसकी सारी की सारी बातें वहां पर सुन रहा था और कहता अच्छा तो ये बात है। तो चंग उसे कहता है कि यहाँ पर इस एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। तो जियोन कहता है अच्छा तो ये बात है। तो चंग उसे कहता है कि हाँ, हजारों में से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि टैलेंटेड होता है, जो कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाता है। क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो हर बार यहाँ पर टेस्ट में बहुत सारे लोग इस टेस्ट को पास करते और फोर्ट्रेस का हिस्सा बन जाते, लेकिन इस टेस्ट को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जियोन कहता है कि अच्छा ये बात है। और इसी के साथ ही चंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर यहाँ पर इस एग्जाम में जाएं तो फिर हम दोनों के लिए यहाँ पर टेस्ट को पास करना आसान हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो चंग काफी हैरान होता है कि ये लड़का ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही बात कर लेता हूँ। साथ ही वहां पर उससे और भी बातें करता है, यानी वो ढेरों सारी बातें करता है, जबकि माँ जियोन जो होता है उसकी कुछ ही बातों को सुन रहा होता है और बाकी सभी को इग्नोर कर देता है। और साथ ही जियोन सोच रहा होता है कि तो अच्छी बात है कि मुझे अब यहाँ पर अपने मिटरनल रिलेशंस को यूज करना नहीं पड़ा, यानी कि मुझे अपने रिलेशनशिप के नाम पर इस सेक्टर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आसानी से टेस्ट को पास करके अंदर जा सकता हूं। तो इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जब यहाँ पर दिखाते हैं कि फोर्ट्रेस के बाहर झंडे लहरा रहे होते हैं और ये सभी बच्चे जो कि टेस्ट देने के लिए आए हैं वो लोग फोर्ट्रेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तो आज जियोन कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के बाहर हूँ, तो यही रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर है, यहीं पर जाकर मुझे टेस्ट देना है। तो हमारे जियोन को वहां पर बैच मिलता है जो कि 13 नंबर होता है। तो चंग उसे कहता है तुम्हें तो 13 नंबर बैच मिला है। तो वो कहता हाँ 13 नंबर मुझे मिला है। और वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन सभी कंटेस्टेंट्स की तरफ देखता है तो सामने 2 एल्डर्स खड़े होते हैं। तो एल्डर जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का पहला टेस्ट यहीं पर होने वाला है। सबसे पहले टेस्ट में अगर एल्डर तुम्हारे पास है, तुम्हारी नेम प्लेट ले लेते हैं, तुम्हारी नंबर प्लेट ले लेते हैं, तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे। लेकिन अगर वो तुम्हें तुम्हारी नंबर प्लेट वापस दे देते हैं और तुमसे प्लेट नहीं लेते तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर पहला टेस्ट तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा। तो दूसरा टेस्ट एक डुअल मैच होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या हमें यहाँ पर डुअल करनी होगी। और तीसरा मैच क्या होगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि तीसरा मैच जो है वो यहाँ पर लॉर्ड के साथ 1-on-1 मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस लॉर्ड जो है हमसे बात करेंगे और खुद यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेंगे। तो वो कहता है क्या वाकई में। तो वो कहता है हाँ वाकई में। और साथ ही उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की जो फोर्ट्रेस लॉर्ड है वो कितनी ज्यादा महान इंसान है, वो एक बहुत ही पावरफुल रेडिएंट है। इनसे बात करने के बाद हमें काफी कुछ हासिल हो सकता है। या तो हमें यहाँ का एक एल्डर बना लिया जाएगा, यानी कि हमें यहाँ का रिक्रूट कर लिया जाएगा, या फिर हमें एनलाइटमेंट मिल सकती है, यहाँ में निकाल दिया जाएगा। तो मास जॉन अपने हाथ में अपना नंबर प्लेट लेकर खड़ा होता है। तो एल्डर उन लोगों से कहता है तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। इस टेस्ट का नाम स्विफ्ट ब्लेड है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने ब्लेड को सिर्फ एक बार घुमाकर अपनी स्ट्राइक लगाकर हमें दिखाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे इंप्रेस कर पाए, वो एल्डर कह रहा होता है कि अगर तुम लोग अपने ब्लेड की स्ट्राइक के साथ मुझे इंप्रेस कर पाए तो फिर मैं तुम्हारी नंबर प्लेट ले लूंगा और तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। तो बताओ क्या तुम्हें से कौन यहाँ पर पहले आना चाहेगा। तो जैसे ही वहां पर कहा जाता है कौन पहले आएगा, तो चंग कहता है पहले मैं आऊंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। तो उसी के साथ ही हमारा चंग जो होता है वो जियोन से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट करने वाला हूँ। और साथ ही वहां पर चला जाता है, जाकर एल्डर के सामने खड़ा हो जाता है, वहां पर जाकर अपनी तलवार निकालता है। जबकि हमारा जियोन भी वहां पर रेडी हो रहा होता है और कहता है कि अगली बारी मेरी होगी। मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि 1 स्ट्राइक में एल्डर को किस तरह से इंप्रेस किया जाता है। तो चंग वहां पर जाने के बाद अपने ओरा को रिलीज करता है और साथ ही वहां पर अपनी तलवार को घुमाने लगा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, एक ही बार तलवार को घुमाकर वहां पर एल्डर को इंप्रेस करना होगा। तो क्या चंग यहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा और उसके बाद जियोन क्या अपने टेस्ट को पास कर पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर चंग जो होता है वो आगे बढ़ता है, कहता है कि पहले मेरी बारी है। और वहां पर जाने के बाद अपनी तलवार को निकालता है, सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और इसी के साथ सभी लोग हैरान परेशान खड़े होते हैं कि क्या इस लड़के ने टेस्ट को पास किया या नहीं, क्योंकि ये लड़का तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बेहतर थी। तो इसी के साथ ही हमारा चंग जो होता है वो एल्डर की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि एल्डर क्या फैसला करेगा। क्या एल्डर यहाँ पर चंग से कहेगा कि अपना टोकन मुझे दे दो या नहीं। तो
उसी के साथ ही एल्डर वहां पर अपना फैसला सुनाता है और उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, जल्दी से अपनी प्लेट मुझे दे दो। तो चंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपनी प्लेट उसे देता है और उसी के साथ ही एल्डर कहता है अब अगला कैंडिडेट जहां पर आ जाओ। तो चंग वापस आने के बाद हमारे योन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ जाकर दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा योन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अगर अपनी सिंगल ब्लेड स्ट्राइक दिखानी है तो फिर मुझे कुछ अजीब करना होगा, जबकि बाकी सभी लोग कहते हैं कि क्या यह लड़का वाकई में यहाँ पर एक एग्जामिनर है, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि लगता नहीं है कि यह लड़का यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि लड़का बड़ी आसानी से टेस्ट को पास कर लेगा। तो हमारा योन जो होता है वहां पर एल्डर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर उसकी तरफ देखते हैं, हमारा योन इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने अपना सर झुकाता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है और एल्डर जो होता है उसे इशारा करते हैं और कहते हैं ठीक है तुम कर सकते हो, अब जल्दी से यहाँ पर अपनी स्ट्राइक दिखाओ। तो हमारा योन जो होता है उसने पहले से ठान रखी थी कि वो यहाँ पर एक स्विफ्ट स्ट्राइक दिखाएगा, और जैसे ही वहां पर हमारे योन को कहा जाता है कि अपनी स्ट्राइक दिखाओ, इसी के साथ ही योन अपना ब्लेड निकालकर घुमा देता है और कोई देख भी नहीं पाता। वो इतनी तेजी के साथ अपने ब्लेड को घुमाता है कि किसी को नजर भी नहीं आता। फिर साथ ही वहां पर थोड़ी देर के बाद एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है उसके ब्लेड घुमाने के बाद निकलती है और एल्डर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और बाकी के सभी लोग भी उसकी एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा योन अपने ब्लेड की तरफ देख रहा था कि क्या मैंने यहाँ पर इसको परफेक्टली परफॉर्म किया या नहीं किया, जबकि हमारे चंग का मुंह खुलेगा खुला होता है। चंग तो यहाँ पर इस बात को नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये क्या, इस लड़के के पास तो यहाँ पर काफी सारे स्किल्स हैं, इस लड़के ने जिस तरह से अपनी तलवार को घुमाया है मैं तो यहाँ पर उसकी तलवार को देख भी नहीं पाया। और एल्डर भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने अपनी तलवार को बड़ी तेजी के साथ घुमाया है। तो एल्डर उसी वक्त वहां पर सोच लेते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर यानी रूइड फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्यूचर यानी भविष्य हमारे सामने खड़ा है। और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान सोच रहे होते हैं कि क्या फैसला होगा। तो एल्डर कहता है कि लड़कियां अपनी प्लेट दे दो। तो हमारा योन जो होता है अपनी प्लेट निकाल कर उनको दे देता है। तो एल्डर उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसके ऊपर लिखे हुए नंबर की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही हमारे योन को घूर कर देखते हैं और कहते हैं ठीक है लड़के जाओ जाकर वेट करो। तो योन वापिस आ जाता है। तो चांग उसे कहता है कि ब्रदर योनशिन जरा रुको तो सही, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के थे, मैं तो देख भी नहीं पाया, क्या तुम किसी बहुत ही रिनाउंड क्लैन से हो, यानी कि तुम किसी बड़े मास्टर क्लैन के यंग मास्टर हो। तो वो कहता है नहीं मैं किसी बड़े मास्टर क्लैन का यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे बस यहाँ पर इतना पता है कि मुझे रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर के लिए इस टेस्ट को पास करना है, अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर का एक लीडर बन जाऊंगा और उसके बाद यानी इसका एक डिसाइपल बन जाऊंगा और उसके बाद एक दिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही महान मार्शल मास्टर बन जाऊंगा। यंग मास्टर चंग हैरान होकर उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर पूरी तरह से सीरियस हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर के डिसाइपल बन सको, क्योंकि ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो हमारा योन उसे कहता है कि इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या तुम इस मकसद से यहाँ पर नहीं आए। तो इसी के साथ ही चंग थोड़ा बहुत शर्मिंदा होता है, फिर साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब यहाँ पर जाना होगा, मुझे जाकर मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा अगला टेस्ट एक डूल होने वाली है और उस डूल को जीतने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर इस वजह से आया था कि अगर मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो एल्डर से मिलकर मुझे शायद कोई एनलाइटमेंट मिलेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर फैसला करना ही पड़ेगा कि मुझे भी रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करना ही करना है और मुझे इनका डिसाइपल बनना है। और चंग वहां पर से चला जाता है और उसके बाद एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है कि हमारा योन जो होता है अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और कहता है हमारा सेकंड मैच जो है वो एक डूल होने वाली है, जिसमें हमें यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करना पड़ सकती है। हो सकता है कि मुझे दूसरे कैंडिडेट से फाइट करना पड़े। पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में यहाँ पर 3 हफ्तों का गैप था, 3 हफ्तों के लिए हमें यहाँ पर तैयारी करने का मौका दिया गया और हम साथ ही हमें यहाँ रहने की जगह भी दी गई है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को इस जगह के पर बेहतर बना सकता हूँ और उठता अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। माँ जियोन कहता है कि मैंने अपनी फैमिली की यानी अपनी जियोन क्लैन की स्पेशल जो अपनी डायनामिक कार्ड थी उसको अच्छी तरह से मास्टर कर लिया और उसके बाद अब मैंने स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। अब बस मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म करना और अगर मैं अपने ओपोनेंट के सामने इस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म कर पाया तो मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा। तो 3 हफ्तों के बाद का सीन दिखाता है, किसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं रेडी होते हैं, जबकि यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जिसने व्हाइट ड्रेस पहना होता है और वो लड़का जो होता है वहां पर से आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि जब भी तुम लोगों का यहाँ पर नाम पुकारा जाएगा तुम्हें अंदर आना होगा, यानी कि जिसका नाम पुकारा जाए वो अंदर आ जाए। फिर साथ ही वो व्हाइट कलर के रोब वाला लड़का जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और सभी लोग जो होते हैं उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, वो हालांकि यहाँ पर इस सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ है, यहाँ पर इस रूइंड फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद हमें भी यही व्हाइट कलर का रोब मिलेगा। जरा तुम लोग उसके ऑरा को महसूस करो, उसका ऑरा कितना ज्यादा स्पेशल है। तो उनमें से एक जो होता है उस लड़के को पहचान लेता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस लड़के के बारे में नहीं सुना कि यह लड़का कौन है। तो इसी के साथ ही चंग साइड के ऊपर से निकल कर आता है और माया योन से कहता है कि योनशिन देखो मैं भी आ गया हूँ। और वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि ये क्या 1 महीने में तुम थोड़े से लंबे तो नहीं हो गए। तो उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर
मास्टर शेप में लग रहे हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने जहाँ पर मुझे जो एडवाइस दी थी उसके बाद मैं पूरी तरह से तैयारी करके आया हूँ और आज मैं यहाँ पर इस एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ ही रूम के अंदर से आवाज आती है, वहां पर एक एल्डर कह रहा होता है कि इस बात को याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैचेस को जीतना ही जरूरी नहीं है, यानी कि अगर तुम मैच को जीत भी जाते हो तब भी यहाँ पर तुम्हारे फेल होने के चांसेस हैं। यहाँ पर ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर सको। वहां पर मौजूद एल्डर और रेफरी जो है उनको अगर तुमने इंप्रेस कर दिया तो फिर चाहे तुम यहाँ पर अपने टेस्ट को फेल भी कर देते हो, यानी तुम यहाँ पर दोनों फाइट्स को नहीं भी जीत पाते तब भी तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर अंदर का सीन दिखाता है जहां पर फाइट चल रही होती है। तुम्हारा चंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। अगर हम लोग टेस्ट को पास यानी फाइट को जीत भी लेते हैं तब भी यहाँ पर एल्डर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा। तो चंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी होने वाला है, बस मेरी फाइट उस बंदे के साथ ना हो जाए। तो हमारा जॉन कहता है कि क्या मतलब है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर लोगों की बातें सुनी है, सभी लोग यहाँ पर व्हाइट काइमेरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी इस टाइटल के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि व्हाइट काइमेरा भी इस बार एग्जाम देने के लिए आया है और वो कैंडिडेट्स के साथ फाइट भी करेगा। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि मैंने व्हाइट काइमेरा का नाम सुना है जो कि नामकोंग क्लैन का यंग मास्टर है। नामकोंग क्लैन का वो यंग मास्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही बैंडेड की पूरी गैंग को धूल चटा दी थी। 16 साल की उम्र में से पूरी की पूरी बैंडेड की गैंग को मार डाला था। फिर साथ उसने यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर जो कि डार्क सेक्टर से था जिसको सोल स्प्लिटर कहते हैं उसको भी हरा दिया था। तो चंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी वो 18 साल का है लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हम सभी में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा कि वो यहाँ पर नामकोंग फैमिली से यानी कि नामकोंग फैमिली का वो यंग मास्टर है, तो फिर उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, उसे यहाँ पर आकर इस सेक्टर का डिसाइपल बनने की क्या जरूरत है जबकि वो फैमिली का हेड बन सकता है। तो हमारा चंग उसे कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि वो अपने बाप की नाजायज औलाद है, जिसका मतलब यह है कि वो कभी भी फैमिली हेड नहीं बन पाएगा। फैमिली के रूल्स के मुताबिक डायरेक्ट लिनिएज के लोग ही फैमिली हेड बन पाते हैं, इसी वजह से वो अपना नाम करने के लिए फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आया है। तुम्हें तो पता है कि फोर्ट्रेस सेक्टर को एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप एक महान एल्डर बन सकते हैं या फिर आप कोई बहुत ही महान मार्शल मास्टर बन सकते हैं। तो इसी के साथ ही अंदर से आवाज आती है जहां पर हीनान प्रोविंस के नैंगजैंग को बुलाया जाता है और दूसरी तरफ से हमारे जोनशिन को बुलाया जाता है। दोनों से कहा जाता है कि अंदर आ जाओ। चंग जोन से कहता है कि तुम्हारी बारी तो आ गई। तुम्हारा जोन उसे कहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट को पास करोगे और उसके बाद रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के अंदर मुझसे मिलोगे। और जोन जो होता है उसे वहां पर गुड लक बोलने के बाद अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोन अपनी दोनों डूल्स को जीत पाएगा और क्या एल्डर्स को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे जोनशिन को अंदर बुलाया जाता है। तो जोनशिन की पहली बारी होती है और उसके साथ दूसरी तरफ से एक और वॉरियर होता है। तो जैसे वो अंदर पहुंचता है तो वहां पर काफी सारे एल्डर्स भी खड़े होते हैं और एक रेफरी एल्डर भी होता है। तो उसके सामने जो ओपोनेंट होता है वो तलवार लेकर खड़ा होता है। साथ ही वहां पर रेफरी उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे जोनशिन का ओपोनेंट जो होता है वहां पर कुछ ज्यादा ही खुदक रहा होता है। वहां पर अपनी तलवार निकालने के बाद जीभ निकालते हुए वहां पर बड़े ही गंदे से एटीट्यूड के साथ उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर क्या इस बात का आइडिया भी है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो। चलो पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने लगता है इसी के साथ उसके मुंह पर हमारे योन की तलवार पड़ती है और हमारे जोनशिन की तलवार जब उसके मुंह पर पड़ती है उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ ही फाइट खत्म हो जाती है। तुम्हारा जोनशिन कहता है कि ये क्या, मैंने लगता है कि इसको ज्यादा जोर से मार दिया। तो उसके बाद डिसाइपल्स वहां पर से उस लड़के को खींचकर उसकी बॉडी को हटा देते हैं। तो जब वहां पर उसे हटा दिया जाता है तो बाकी के सभी लोग अब हैरान होकर देख रहे होते हैं। तो व्हाइट काइमेरा यानी कि नामकोंग क्लैन का यंग मास्टर जो होता है वहां पर से निकल कर आता है और कहता है कि अब मैं फाइट करना चाहता हूं, क्या हम लोग फाइट करें। तो हमारा जो योनशिन होता है उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही देखने के बाद कोल्ड सा रिएक्शन देता है। तो रेफरी उन लोगों से कहता है ठीक है तुम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि एक बंदे को यहाँ पर 2 फाइट्स करनी है और दोनों फाइट्स में से अगर वो दोनों को जीता है या फिर एल्डर्स को इंप्रेस करता है तब यहाँ पर वो जीत पाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे खड़े 2 लड़कों को दिखाता है जो कि ब्लू रोब में होते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। व्हाइट काइमेरा जहाँ पर इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। हमने व्हाइट काइमेरा के बारे में सुना है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर लड़का है लेकिन ये लड़का भी कोई कमजोर नहीं है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। क्या ये लड़का नामकोंग क्लैन की स्पेशल आर्ट्स को हरा सकता है। तो हमारा योनशिन जो होता है जब उनकी बातें सुनता है तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरी फाइट यहाँ पर हानशिन के साथ होने वाली है जो कि नामकोंग क्लैन का व्हाइट काइमेरा है। तो व्हाइट काइमेरा
काइमेरा जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसी के साथ ही उसको देखता है कि इसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छा मार्शल मास्टर है, यानी कि ये मुझसे एज में काफी ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि 2-4 साल तो बड़ा होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके लेवल तक पहुंच सकता हूँ। तो मास जॉनसन अपने आप को कमजोर समझकर ये सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी डायनामिक कार्ड के साथ इसको हराना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसे सरप्राइज अटैक करना होगा, मुझे तेजी के साथ स्विफ्ट ब्लेड के साथ अटैक करना पड़ेगा ताकि मैं जिसे ऑफ गार्ड पकड़ सकूं, तब इसके पर अटैक करूंगा जब इसे यहाँ पर उम्मीद भी नहीं होगी। तो व्हाइट काइमेरा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम वाशिन नैमगुंग है और मैं नैमगुंग क्लैन का यंग मास्टर हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हारे स्किल्स को देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर सेलेस्टियल बाउंडलेस ब्लेड टेक्निक को मास्टर किया है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहोगे? तो मास जॉनसन जो होता है उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी फैमिली जोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को मास्टर किया है, और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के क्या तुम अपना ब्लेड नहीं निकालोगे? तो मास जॉनसन जो होता है उसने अपनी तलवार को अभी तक नहीं निकाला होता, फिर साथ ही अपनी तलवार के हैंडल के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही वहां पर पोज में आ जाता है, क्योंकि मास जॉनसन का मकसद यहाँ पर उसके ऊपर एक स्नीक अटैक करना और एक बहुत ही तेज अटैक करना है ताकि उसे पता भी ना चले और वो उसके ऊपर अटैक कर दे। तो ना व्हाइट काइमेरा अपनी तलवार को सामने करता और कहता है कि लड़के आ जाओ, और इसी के साथ ही मास जॉनसन वहां पर रेडी हो रहा होता है, और वो रेडी होते होते वहां पर सोच रहा होता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है, क्या मैं यहाँ पर ये कर पाऊंगा? मुझे बस यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक डिलीवर करनी है, एक ऐसी स्ट्राइक है जिसके साथ मैं उसे ऑफ गार्ड पकड़ सकूं, लेकिन इस तरह के प्रोडोजी के सामने, यानी कि एक बहुत ही कमाल के मास्टर के सामने मेरी टेक्निक बतानी काम करेगी भी या नहीं करेगी। तो बाकी के सभी लोग भी वहां पर चिंतित होकर देख रहे होते हैं कि क्या बनेगा, क्या जॉनसन यहाँ पर उसके ऊपर कोई ऐसी टेक्निक के साथ अटैक कर पाएगा जिससे कि वो इस फाइट को जीत सके। इसी के साथ ही रेफरी एल्डर उनसे कहता है ठीक है फाइट स्टार्ट कर सकते हो। जैसी फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है वहां पर एक वुश की आवाज आती है, फिर साथ ही तलवार टकराती है और तलवार टूट जाती है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि मास जॉनसन की तलवार टूट जाती है, व्हाइट काइमेरा अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मास जॉनसन की तलवार के टूटने के साथ ही मास जॉनसन वहीं पर रुक जाता है और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान वहां पर देख रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी वहां पर उस अटैक को होते हुए देख नहीं पाया था। सभी लोगों को समझ ही नहीं आया कि इतनी तेजी के साथ हमारे जॉनसन ने अटैक कर दिया कि उन सभी लोग वहां पर देखने के लिए खड़े थे कि कौन सा अटैक करेगा, और दूसरी तरफ से व्हाइट काइमेरा भी हैरान परेशान खड़ा होता है। कुछ लोग वहां पर फैसला करते हैं कि लगता है कि नैमगुंग क्लैन का यंग मास्टर यहाँ पर जीत गया है क्योंकि दूसरे लड़के का ब्लेड टूट गया है, जबकि दूसरा उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं कि उस लड़के ने कितनी तेजी के साथ अटैक किया, हम लोग तो देख भी नहीं पाए। तो ब्लू रोब वाले लड़के भी हैरान हो रहे होते हैं, और जबकि मास जॉनसन जो होता है वो वहां पर हैरान परेशान खड़ा होता है कि अब यहाँ पर क्या बनेगा, क्या मैं यहाँ पर हार गया हूँ? तो व्हाइट काइमेरा इसी के साथ ही कहता है कि ये मेरी हार है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। जॉनसन इस बात से काफी हैरान होता है और बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वाशिन ने यहाँ पर अपनी हार क्यों मान ली, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियरली जीता है, दूसरे लड़के की तलवार टूट चुकी है। जबकि ब्लू रोब वाले लड़के कहते हैं लगता है कि जॉनसन जोंग एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग लड़का है, आगे जाकर जब वो अपनी टेक्निक के साथ अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड कर पाएगा, यानी जब वो अपने ब्लेड के साथ अपनी ब्लेड रेजोनेंस को यूज कर पाएगा तब तो वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएगा। अभी तक वो यहाँ पर अपने ब्लेड को अपनी की पावर के साथ इम्ब्यूड करना नहीं जानता। तो हमारा जॉन उनकी बातें सुन रहा था और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर वाशिन ने हार मान लिया तो इसका मतलब यह है कि जॉनसन ने अपनी फाइट को जीत लिया है। तो एल्डर हमारे जॉन से कहता है कि वहां पर सामने उस दरवाजे के पीछे गार्डन में जाकर वेट करो, तुम्हारा अगला टेस्ट वहीं पर से स्टार्ट होगा। तो मास जॉनसन जो होता है वहां पर जाने से पहले वाशिन से कहता है कि क्या हम लोग दोबारा फिर किसी दिन फाइट कर सकते हैं? तो व्हाइट काइमेरा वाशिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पर फाइट करेंगे, मैं भी तो यहाँ पर तुमसे यही कहने वाला था। ठीक है वहां पर तुम जाओ, जाकर मेरा वेट करो। और इसी के साथ ही मास जॉनसन जो होता है वो गार्डन में आ जाता है। जब वो गार्डन में पहुंचता है तो वहां पर पहले से काफी सारे कैंडिडेट्स टेस्ट पास करके आकर खड़े होते हैं और वो लोग कहते हैं देखो तो यहाँ पर इस यंग बॉय ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया, तो लगा था कि इस बार यहाँ पर नैमगुंग क्लैन का व्हाइट काइमेरा निकल कर आएगा। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि मास जॉनसन जो होता है वहां पर बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि जब मैंने वहां पर अटैक किया था तो अटैक मैंने स्विफ्ट ब्लेड के साथ किया था और वहां पर मेरी तलवार टूट गई। तो तलवार टूटने के साथ ही वहां पर उसे याद आता है कि कुछ लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि इस लड़के ने अभी तक यहाँ पर अपनी की को अपने ब्लेड के अंदर इम्ब्यूड करना नहीं सीखा। तो मास जॉनसन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर अभी तक इस बारे में नहीं सीखा, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को यहाँ पर ब्लेड के अंदर अपनी टेक्निक अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड करना आता ही नहीं था। जॉनसन सोच रहा था कि हमारे पूरे काउंटी के अंदर यानी कि जिस गांव में वो रहता था उस आसपास के जितने भी गांव है वहां पर किसी को भी ये टेक्निक नहीं आती। अगर किसी को इस मार्शल आर्ट्स के बारे में पता होता कि कैसे यहाँ पर अपनी की एनर्जी को अपने ब्लेड के ऊपर इम्ब्यूड किया जाता है और उसे पावरफुल बनाया जाता है तो ये भी यहाँ पर ये कर सकता था। तो मास जॉनसन कहता है लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता है, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में मैं इकलौता हूँ जिससे अब यहाँ पर इस बारे में पता चल चुका है, क्योंकि मैंने वहां पर क्लियरली देखा था जब उस व्हाइट काइमेरा ने अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूड किया था। जॉनसन अपने टूटे हुए ब्लेड को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी
जब रिलीज होती है उसे यहाँ पर समझ आ जाती है कि कैसे यहाँ पर एनर्जी को ब्लेड के साथ कवर कर ब्लेड को एनर्जी के साथ कवर करना है। लेकिन जहाँ पर सभी लोग आम तरीके से एनर्जी को अपने ब्लेड के ऊपर कवर करते हैं वैसे यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमारा हीरो और एक जीनियस है, तो इसका मतलब जैक ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। तो जॉनसन जैसे वहां पर अपनी एनर्जी को अपने ब्लेड के अंदर इम्ब्यूट करता है तो वहां पर से रोशनी चमकना शुरू हो जाती है और बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का तो यहाँ पर ब्लेड रेजोनेंस को यूज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही खास टर्म होती है, तब यूज की जाती है जब इंसान और ब्लेड दोनों एक हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच में हार्मोनी क्रिएट हो जाती है। तो जॉनसन कहता है कि ये क्या, मैंने यहाँ पर ब्लेड हार्मोनी को अचीव कर लिया है। ब्लेड हार्मोनी तब अचीव होती है जब आप लोग यहाँ पर ब्लेड के साथ एक हो जाते हैं और आप ब्लेड को ठीक तरह से समझ सकते हैं, तब आप यहाँ पर ब्लेड को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने हाथ को भी आप ब्लेड की तरह यूज कर सकते हैं। तो वहां जॉनसन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और उसे यहाँ पर कुछ नया पता चला है। ठीक है, साथ ही वहां जॉनसन वहां पर अपनी आंखें बंद करके एनलाइटमेंट स्टेज में था। जब वो आंखें खोलता है तो व्हाइट कैमरा वहां पर उसके पास खड़ा होता है, तो उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि जब इंसान ब्रेक थ्रू करने के दरमियान होता है अगर कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो उसकी की डिसऑर्डर हो जाती है और वो क्रिपल हो सकता है। तो हमारा व्हाइट कैमरा वहां पर उसकी मदद कर रहा था बाकी सभी लोगों को उससे दूर रखकर। जॉनसन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस नाजुक वक्त में मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जॉनसन का अब यहाँ पर एक और नया दोस्त मिल गया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जॉनसन वहां पर एक नई एनलाइटमेंट हासिल करता है जिसमें उसे ब्लेड रेजोनेंस के बारे में पता चलता है और साथ ही व्हाइट कैमरा वहां पर उसको प्रोटेक्शन दे रहा था और इसी के साथ ही वो दोनों में वहां पर दोस्ती हो जाती है। तो हमारा जॉनसन उसे वहां पर कंग्रेचुलेट करता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, तो वो हैरान होकर वहां पर हंसना शुरू कर देता है। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा चंग भी वहीं पर आकर खड़ा होता है। चंग उसे कहता है कि हे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। तो जॉनसन जो था उसकी तरफ देखता, हल्का सा मुस्कुराता है और उसे भी वहां पर कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो इसी के साथ ही हमारा चांग उसे कहता है कि जॉनसन क्या तुमने यहाँ पर उनकी बातें सुनी है, वहां पर अंदर सभी लोग तुम्हें एक टाइटल दे रहे हैं। तो जॉनसन कहता है कि क्या मतलब है मुझे टाइटल दे रहे हैं, क्योंकि टाइटल यहाँ पर एक बहुत ही खास टर्म होती है जो यहाँ पर मार्शल मास्टर्स को दी जाती है, जिन्हें यहाँ पर एल्डर्स या फिर मार्शल वर्ल्ड की दुनिया के लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पर टाइटल होना एक बहुत ही आम बहुत ही खास बात है, क्योंकि टाइटल किसी को ऐसे नहीं दिया जाता। हमेशा यहाँ पर पावरफुल मार्शल मास्टर्स को उनके टाइटल से जाना जाता है। जैसे कि हमारे जॉनसन को यहाँ पर कुछ टाइटल्स याद है, जिनमें यहाँ पर व्हाइट कैमरा, क्लिफ ब्लेड और वॉइड हैंड, इस तरह के टाइटल्स हमारे जॉनसन को भी याद हैं। तो व्हाइट कैमरा उसे कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर तुम्हारे टाइटल के बारे में सुना है, वो सभी लोग वहां पर तुम्हें एक टाइटल दे रहे थे। तो हमारा जॉनसन कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए आया हूँ, मैं एक एग्जामिनी हूँ, तो यहाँ पर क्या मुझे एक टाइटल मिलना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि हाँ उन लोगों ने तुम्हें फ्लैश बाउंड का नाम दिया है। तो जॉनसन इस बात से और भी हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि फ्लैश बाउंड का मतलब यह है कि आर्ट ऑफ लाइट, क्योंकि तुम बड़ी तेजी के साथ अटैक करते हो, तुम लाइट की तेजी के साथ अटैक करते हो, इसी वजह से तुम्हें फ्लैश बाउंड का टाइटल दे दिया गया है। और याद रखना यही टाइटल आगे जाकर तुम्हारा बहुत ज्यादा फेमस टाइटल बनने वाला है, क्योंकि एक मार्शल मास्टर को उसके टाइटल से ही जाना जाता है। जब तुम यहाँ पर कुछ मिशंस को पूरा करोगे तुम इस दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे, म्यूजियम के अंदर तुम्हारा नाम होगा और फ्लैश बाउंड के नाम से तुम फेमस होगे। तुम्हारा जॉनसन कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, अब मैं इतना भी तेज नहीं हूं कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से फ्लैश बाउंड का नाम दे दिया जाए। तो हमारा जो व्हाइट कैमरा होता है उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने तेज नहीं हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहां पर ऐसी हार मान ली थी, नहीं तुम वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो। हमारा जॉनसन अंदर ही अंदर वहां पर सोच रहा होता है कि हमारी जोंग फैमिली में मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को कोई टाइटल मिला होगा, मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसे यहाँ पर जोंग फैमिली में एक टाइटल मिला है, और हो सकता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंजी काउंटी के अंदर किसी को टाइटल ना मिला हो और मैं पूरी काउंटी के अंदर अकेला इंसान हूं। तो इसी के साथ अब यहाँ पर आखिरी टेस्ट की बारी है, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन सभी से कहा जाता है अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास करके आए, उससे पहले कि तुम सभी लोगों को रूइंड फोर्ट्रेस के डिसाइपल्स बनाया जाए, तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी टेस्ट पास करना होगा। तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है जिसके टॉप फ्लोर के ऊपर इस सेक्टर की मास्टर बैठी हुई है। तो उन सभी से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर रूइंड फोर्ट्रेस लॉर्ड के साथ जाकर बात करनी है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम फेल हो गए, तुम्हें यहाँ पर अगली बार ट्राई करना होगा। तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर जाना है। तो जैसे वहां पर पहला बंदा जाता है, थोड़ी देर के बाद लटके हुए चेहरे के साथ उदास वहां पर से आता है। सभी लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता और चुपचाप वहां पर से लटके हुए चेहरे के साथ निकल जाता है। फिर साथ ही दूसरा, फिर साथ ही तीसरा, इस तरह एक एक करते हुए वहां पर जितने भी हमारे जॉनसन से पहले लड़के जाते हैं वो सारे के सारे उदास होकर बाहर आते हैं, यानी कि उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर फाइनली हमारे जॉनसन की बारी आती है। तो हमारा जॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, और इसी के साथ ही वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि टॉप फ्लोर के ऊपर जाना, और
वो सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां पर टॉप फ्लोर के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और वो अंदर आ जाता है। तो जब वहां पर अंदर आता है तो अंदर आने के बाद वो काफी अजीब सी चीजें देखता है। वहां पर बहुत सारे फाफ्लाइज होते हैं और काफी सारी जड़ी बूटियां होती हैं और अंदर से काफी सारा एक्सूटिंग ऑरा निकल रहा होता है। तो वो जाता है तो वहां पर सामने एक चेयर के ऊपर एक मास्टर बैठी होती है जो कि इस रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर की लॉर्ड है और वो भी एक रेडिएंट है। जॉनसन कहता है कि इस वक्त मैं इस म्यूरियम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल के सामने खड़ा हूं क्योंकि इस वक्त इस म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो जॉनसन वहां पर आने के बाद उसे अपना नाम बताता है। तो मास्टर उसका नाम सुनने के बाद फिर साथ उसकी तरफ देखती हैं और माँ जॉनसन कहता है कि तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसी के साथ ही वो मास्टरों से कहते हैं कि लड़के तो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस बच्ची का ब्लड है। तो माँ जॉनसन कहता है कि क्या मतलब है कि मेरे अंदर उसका ब्लड है, और साथ ही वो सोच रहा था कहीं से मेरी माँ के बारे में पता तो नहीं है। तो इसी के साथ ही लॉर्ड जो होती है वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखती है तो साथ ही उसे कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। तो माँ जॉनसन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जी ये बात वाकई में सच है, मैं प्रीवियस हेड है जो कि डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के प्रीवियस हेड थे, मैं उनका पोता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारा दादा वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही है, लेकिन वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉबर्न था और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो एल्डर्स की काउंसिल को ज्वाइन कर लेगा। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है और तुम्हारी फैमिली को भी। तो माँ जॉन उसे कहता है जी ये बात वाकई में सच है कि हमारी फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा और हमारी फैमिली जो है वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल फैमिली मैटर है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर आपसे कोई मदद मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि ये फैमिली प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद अपनी फैमिली प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो लॉर्ड उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी फीलिंग से पता चल रहा है कि तुमने यहाँ पर किस तरह से उस दर्द को अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हारी उम्र 15 साल होने वाली है, मैं सब कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही उसे कहते हैं लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ और जो तुम्हारी अपनी फैमिली का मसला और तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का मसला खुद निपटाना चाहते हो, खुद उस बंदे से बदला लेना चाहते हो जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, तो फिर मैं यहाँ पर इसके बीच में क्यों आऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। तो जॉनसन कहता है कि माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को समझने के लिए। तो इसी के साथ ही वो नीचे उतरती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि लड़के मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओगे। तो माँ जॉनसन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस के लॉर्ड जो है वो बहुत ही समझदार इंसान है और मुझे लगता है कि अभी तक इसने यहाँ पर मेरे एपेक्स मेरिडियन पॉइंट को देख लिया होगा और इसे ये भी पता चल गया होगा कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर डायरेक्टली से सवाल पूछ लूं। तो माँ जॉनसन उसे डायरेक्टली पूछ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ पर फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री को खा सकता हूँ, क्या उसे खाने के बाद मैं अपनी लंबी उम्र जी सकता हूँ, क्या मेरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है कि उस फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री के इफेक्ट्स काफी ज्यादा अलग होते हैं, अलग लोगों के ऊपर अलग होते हैं। तो जॉनसन हैरान होकर उससे पूछता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर उस फ्रूट को ले पाऊंगा और क्या मेरी उम्र बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी अगर तुम उस फ्रूट को हासिल कर लेते हो और उसे खा लेते हो। तो जॉनसन कहता है मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं उस फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ। तो उसे कहते हैं ये तो डिपेंड करता है कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम उस फ्रूट को हासिल कर सको। तो जॉनसन फिर साथ उसे कहता है मुझे लगता है कि इतना मेरे लिए काफी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ उसे वहां पर ग्रीट करता है। फिर साथ उसे कहता है अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपने यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लिया, क्या मैं रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का डिसाइपल बन गया हूँ। तो उसी के साथ ही लॉर्ड आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम जा सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के नए फ्यूचर हेड बनने वाले हो। तुम्हारा जॉनसन उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और वापिस आते वक्त वो सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मेरे दादाजी भी कभी यहाँ पर इस ऑर्डर के लीडर हुआ करते थे, तो क्या ये चाहती है कि मैं भी यहाँ पर इस ऑर्डर का फ्यूचर लीडर बन जाऊं, या फिर ये चाहती है मेरे लिए एक शर्त की तरह है, ये मेरे लिए एक कंडीशन की तरह है कि मुझे फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री तभी मिलेगा जब मैं यहाँ पर ऑर्डर का लीडर बन जाऊंगा, यानी कि मुझे ऑर्डर का कैप्टन बनना होगा। हमारे जॉनसन के पास एक टारगेट है, उसे आर्मी का लीडर बनना है, अगर वो लीडर बनता है तभी उसे यहाँ पर वो फ्रूट मिल पाएगा और वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर पाएगा। तुम्हारा जॉनसन वहां से बाहर आ जाता है और वो टेस्ट को पास कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि तीसरे टेस्ट को पास करते हैं और एक एल्डर उन सभी को लेकर उनके मेन फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा था जहां पर उनके घर होते हैं, उनके क्वार्टर्स होते हैं। और साथ ही एल्डर सोच रहा था कि इस बार तो सिर्फ 4 ही बच्चे टेस्ट को पास कर पाए हैं, लेकिन लगता है कि इनमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर डिसाइपल तो बन गए हैं, तो उसके बाद अब क्या यहाँ पर कौन सा नया चैलेंज आने वाला है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैल्डर चौथिया 4 पास होने वाले कैंडिडेट्स को अपने साथ लेकर उनके क्वार्टर्स की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर रास्ते में उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम लोगों को यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर की प्राइमरी ड्यूटीज के बारे में पता है। तो महाजंग कहता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हमें यहाँ पर मार्शल मास्टर्स के ऊपर नजर रखनी है कि वो कोई उल्टा सीधा काम ना करें। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सही भी और तुम गलत भी हो, ये यहाँ पर जितने भी रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के ऑफिशियल्स हैं उन सभी का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल हो और यहाँ पर एक प्राइमरी सोल्जर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे यहाँ पर और बहुत सारे काम होने वाले हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर्स के मास्टर्स का काम यहाँ पर जंगें रुकवाना है, बड़ी बड़ी फाइट्स को रुकवाना है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फाइट करना शुरू कर देते हैं बिला वजह, जिसमें यहाँ पर आम लोगों को मार दिया जाता है। इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर वो बात तो सुनी होगी, आज से 17 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। आज से 17 साल पहले हीवनली डीमन टॉम जो था वो ओपन हुआ था, जब यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था। सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर लाशें बिछी हुई थी, हर जगह के ऊपर खून की नदियां बह रही थी। यहाँ पर उस टॉम के लिए बहुत सारे मार्शल मास्टर्स थे, हमारे जैसे ही मार्शल मास्टर्स थे। उनमें से काफी सारे डिमोनिक थे, काफी सारे अनऑर्थोडॉक्स थे और उनमें से कुछ राइटियस मास्टर्स भी थे जिन लोगों ने आम निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया था। जब भी यहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड की आपस में फाइट होती है तो उसमें निर्दोष लोग मारे जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर एम्पायर ने इस बात का फैसला किया कि आम लोगों की सेफ्टी के लिए रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर को बनाया जाए। उन्होंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया ताकि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोग यहाँ पर आम लोगों की सेफ्टी को यहाँ पर सामने रख सकें, क्योंकि मार्शल मास्टर्स को रोकना एम्पायर या फिर एम्पायर के रॉयल आर्मी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जो कि करप्ट हो जाते हैं, जो लोग यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपनी मार्शल आर्ट्स का उन्हें कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर एटीट्यूड हो जाता है, उन लोगों को पकड़ना, उनको सजा देना या फिर उनको एलिमिनेट करना ये हमारा काम है। ये सिर्फ और सिर्फ डार्क सेक्टर्स या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स या फिर डिमोनिक सेक्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये राइटियस सेक्टर्स के ऊपर भी रूल्स लागू होते हैं। यानी कि हमारा रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर जो है वो राइटियस सेक्टर्स के ऊपर भी नजर रखता है, क्योंकि एक राइटियस मार्शल मास्टर किसी वक्त भी यहाँ पर खून खराबे पर उतर सकता है। तो एल्डर जो होते हैं उनके क्वार्टर्स के सामने पहुंचने के बाद उनसे कहता है कि एक बार जब तुम लोग यहाँ पर एक वॉरियर बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, ऐसे वॉरियर्स को ढूंढकर मारना जो लोग यहाँ पर इंसानों की सेफ्टी के लिए खतरा है, आम निर्दोष लोगों की सेफ्टी के लिए खतरा। हर एक इंसान चाहे वो मार्शल मास्टर हो या फिर वो डिमोनिक मास्टर हो, उसे मार डालो। तो इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को डरा दिया। फिर साथ ही उनसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे क्वार्टर्स हैं, तुम लोग यहीं पर इन्हीं क्वार्टर्स के अंदर रहोगे जब तक कि तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरी टीम एक्सेप्ट नहीं कर लेती, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जितनी हमारे पास कमांडिंग टीम्स हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद तुम उसी टीम के जाकर क्वार्टर्स या फिर उनके पैलेस में रहोगे, इसलिए फिलहाल ये तुम लोग यहीं पर रुकोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है एक हफ्ते के बाद का दिखाता है कि योनशिन अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और कहता है कि एक हफ्ता गुजर गया और अभी तक यहाँ पर ना तो किसी टीम ने हमें सिलेक्ट किया, ना ही हमें यहाँ पर कोई मिशन मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर अपना नाम कैसे कर पाऊंगा और जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा, ना ही मुझे यहाँ पर फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री मिल पाएगा। तो इसी के साथ ही चंग वहां पर आता है और उसे कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं दोस्त अंदर आ जाओ। तो चंग अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे कहता है कि फाइनली हमें यहाँ पर अफिलिएशन मिल गई है, यानी कि हमें यहाँ पर एक टीम ने ज्वाइन करवा लिया। और क्या तुम्हें पता है कि हमें कौन सी टीम मिली है? हम दोनों को एक ही टीम ने सिलेक्ट किया है, डीमन बेन विंग्स ने। हमारा जियोन उसे कहता है क्या डीमन बेन विंग? तो वो उसे कहता है हाँ डीमन बेन विंग। मैंने यहाँ पर बातें सुनी है कि डीमन बेन विंग का जो कैप्टन है उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशली फाइट की थी बाकी के सभी एल्डर्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 17 मार्शल डिविजन हैं, यानी कि उनके पास यहाँ पर 17 स्क्वाड्स हैं, 17 स्क्वाड के 17 कमांडर्स हैं और सभी लोगों ने आपस में फाइट की थी ताकि वो यहाँ पर इन चारों में से किसी एक को अपने लिए रिक्रूट कर सकें। और यहाँ पर उस फाइट के रिजल्ट में डीमन बेन कैप्टन जो थे वो जीत गए। डीमन बेन यूनिट के कैप्टन ने जीतने के बाद यहाँ पर हम दोनों को अपनी टीम में ले लिया है। कि असल में वो यहाँ पर व्हाइट काइमेरा और तुम्हें लेना चाहते थे, लेकिन एक दूसरी कमांडिंग टीम का ऑफिसर जो है उसने यहाँ पर उसे फाइट में हराया था, जिसकी वजह से व्हाइट काइमेरा उसकी टीम में चला गया है। तो मार्श योनशिन उसे कहता है कि क्या वाकई में कमांडर्स के बीच में यहाँ पर फाइट हुई है? तो वो कहता है हाँ यहाँ पर फाइट हुई है, सिर्फ और सिर्फ काइमेरा और फ्लैश बाउंड को एक्वायर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खास हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां पर डीमन बेन विंग्स के डुअल एरिना में दिखाते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं। दोनों डिसाइपल अपने यूनिफॉर्म पहनने के बाद कमांडर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर और भी बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, ये सारे के सारे डिसाइपल या वॉरियर्स होते हैं जो कि इसी कमांडिंग यूनिट के सोल्जर्स हैं, जिनमें से आधे ब्लू यूनिफॉर्म में होते हैं और आधे यहाँ पर रुकीज होते हैं। यहाँ पर डीमन बेन विंग कमांडर जो होता है उसका नाम जिनमा होता है। तो एल्डर जिनमा उनके सामने खड़े होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि बाकी की जितनी भी कमांडिंग यूनिट्स हैं उनमें से ये ज्यादा पावरफुल हैं, इसी वजह से तो ये अपनी इस फाइट को जीत पाया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जिनमा उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हैं, स्पेशली फ्लैश बाउंड की तरफ, और उसे कहते हैं क्या तुम्हें फ्लैश
फ्लैश बाउंड हो? तो वो कहता है जी सर मैं ही फ्लैश बाउंड हूँ। तो फिर से उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, लेकिन हमारा जॉन जो होता है वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करता। तो वहीं पर से वो मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे यहाँ पर तुम काफी ज्यादा पसंद आए, तुम्हारे जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मरते हैं। तो एल्डर जिनमा उन लोगों से कहते हैं कि जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि हम लोग डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के नीचे काम करते हैं, जहां पर 17 कमांडिंग यूनिट्स हैं। उन कमांडिंग यूनिट्स में से डीमन बेन यूनिट भी एक यूनिट है, और तब से तुम लोग जहां पर इस यूनिट का हिस्सा हो, तुम लोग हमारे नीचे जहां पर काम करोगे, जहां पर तुम्हें काफी सारे मिशंस मिलेंगे, और जहां पर जितने सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारी फैमिली की तरह और सभी लोगों के साथ मिलकर जहां पर रहना। तो चांग कहता है कि सर 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 मेरा एक सवाल है। तो वो उसे कहता है हाँ बच्चे पूछो। तो हमारा चांग उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताएं कि क्या हम लोग जहां पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर टोटली न्यू मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़ेगा। तो एल्डर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारी पर्सनल मार्शल आर्ट्स हैं, तुम चाहो तो उनको भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन तुम्हें स्पेशली सिखाई जाएगी। डीमन बेन फॉर्मेशन और डीमन बेन मार्शल आर्ट्स तुम्हें लाजमी सिखाई जाएंगी क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो चंग कहता है कि वाह मैं तो यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन सीखना चाहता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन मास्टरी है। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर उसको जरूर सीखोगे। तो हमारा शियोन कहता है कि मैंने यहाँ पर डीमन बेन विंग कंपनी के बारे में सुना है कि इन लोगों की एक बार फाइट हुई थी माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के साथ। माउंट हुआ सेक्टर इस वक्त 9 ग्रेट सेक्टर्स में से एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है। तो वहां पर उनके साथ फाइट करने के बावजूद इनका एक भी डिसाइपल जख्मी नहीं हुआ था। इनके सभी कमांडिंग यूनिट ऑफिसर्स जो थे वहां पर से सही सलामत वापस आ गए थे, जिसके बाद से इनकी डीमन बेन यूनिट काफी ज्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि इन लोगों ने डीमन बेन फॉर्मेशन टेक्निक को यूज किया था। और जहां से पता चलता है कि डीमन बेन फॉर्मेशन टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है, और वही टेक्निक हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एल्डर जिनमा उन लोगों से कहता है कि तुम्हें डीमन बेन फॉर्मेशन और हमारी मार्शल आर्ट सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए है। हालांकि हमारा जो रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर है इसको इंपीरियल फैमिली जो है पीछे से सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे पर अटैक होता है या फिर हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक होता है, ये गद्दारी नहीं कहलाएगा। वैसे तो अगर यहाँ पर रॉयल आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया जाए तो वो गद्दारी कहलाता है। तो ये बात सुनने के बाद योन कहता है लेकिन सर ऐसा क्योंकि हम लोग इंपीरियल आर्मी के लिए काम करते हैं, तो फिर तो यहाँ पर जो गद्दारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ एल्डर जिनमा उसे कहते हैं नहीं ये गद्दारी नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक डिमोनिक मास्टर और एक राइटियस मास्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों किसी वक्त भी अपनी एनर्जी की वजह से कंज्यूम हो सकते हैं और दोनों अपनी कॉन्शियसनेस को खोकर आम निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर सकते हैं। वही रूल्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं क्योंकि हम सभी लोग मार्शल मास्टर्स और मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी किसी वक्त भी यहाँ पर कोई घिनौना क्राइम कर सकते हैं। अगर हमारे लिए यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की तरफ से नॉन ट्रीजन का एक्ट जारी किया जाता तो फिर यहाँ पर बाकी की मार्शल वर्ल्ड के साथ ये नाइंसाफी होती। इसी वजह से हमारे लोगों के ऊपर अटैक करे, अगर कोई अटैक करे तो उसके ऊपर गद्दारी के चार्जेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर दिन रात मेहनत करके अपने आप को इस लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करो तो कम से कम वहां पर जिंदा बचकर वापिस आ सको। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योनशिन अब यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्योंकि वो एक जीनियस है तो वो बड़ी तेजी के साथ मार्शल आर्ट्स को सीख लेगा और क्या उसे किसी मिशन के ऊपर भेजा जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कमांडर जिनमा योन और चंग को बता रहे होते हैं कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो कि हमें भी नहीं छोड़ते, चाहे हम लोग रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के मास्टर्स ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर इस बार में और कुछ जानना है तो तुम्हें वो बता सकता है। तो वहां पर सामने ब्लू रोब वाला एक लड़का बैठा होता है, तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़का ये सुप्रीम ब्लेड ऑफ नैमगोंग के साथ एक मिशन के दौरान हिट हुआ था, यानी कि नैमगोंग फैमिली के अल्टीमेट मास्टर ने इसके ऊपर अटैक किया था और वहां से जिंदा बचकर वापिस आया है। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि उस तलवारबाजी को रीगाल स्वॉर्ड स्टाइल कहा जाता है। वो एक बहुत ही महान तलवारबाजी की टेक्निक है और साथ ही बहुत ही टेरिफाइंग टेक्निक भी है। योन जो था उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है। रीगाल स्वॉर्ड आर्ट के बारे में बताया जाता है कि वो नैमगोंग फैमिली की सबसे महान और बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। अगर ये लड़का वहां पर जिंदा बचकर आया तो फिर तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उठकर खड़ा होता है और उनकी तरफ आके बढ़ता है। तो जब वहां पर उनकी तरफ आके बढ़ता है तो वो हमारे योन से कहता है कि लड़के फ्लैश बाउंड, तुम्हारा नाम फ्लैश बाउंड ही है ना, पहले मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करूंगा, चलो देखते हैं कि तुम्हारी स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक क्या कर सकती है, मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेरे जैसे मास्टर के सामने तुम क्या कर पाओगे। तुम्हारा जोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तो ये सिर्फ एक फ्रेंडली डूल होने वाली है। तुम्हारा जोन अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, अपने प्रेशर को रिलीज करता है। तो बाकी के सभी लोग देखने के लिए तैयार खड़े होते हैं क्योंकि अभी तक उनमें से किसी ने भी यहाँ पर पर्सनली हमारे जोन को अपनी फ्लैश बाउंड टेक्निक को यूज करते हुए नहीं देखा। तुम्हारा जोन जब वहां पर खड़ा होता है वो अपनी स्वर्ड रेजोनेंस को भी यूज
करता है। तो दूसरी तरफ से लड़का जो होता है अपने ब्लेड को निकालता है और वहां पर उसे अपने कंधे के ऊपर रखकर बड़े स्टाइल से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरा नाम चियोंग मियोंग है और मैं ज़ीजियांग में ही पैदा हुआ था। और हमारा जियोन उसे अपना नाम बताता है और अपने गांव का नाम बताता है। तो इसी के साथ ही चियोंग मियोंग उसे कहता है कि लड़के, क्या वाकई में दुनिया में कोई इस तरह की जगह भी है जिस कंट्री के बारे में तुम बता रहे हो, जिस काउंटी के बारे में तुम बता रहे हो। तो वो यहाँ पर उसकी इंसल्ट तो करता है, लेकिन क्योंकि वो उसका सीनियर है तो हमारा जियोन ज्यादा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिस टेक्निक को रिलीज कर रहे हो वो टेक्निक तो यहाँ पर एक काम सी टेक्निक है, यानी कि तुम अपनी तलवार के साथ यहाँ पर एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। एक 10 साल का बच्चा भी ऐसा कर लेगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टेक्निक के साथ मुझे मेरे पर अटैक करके मुझे मार पाओगे या फिर तुम मुझे हरा पाओगे? और ये टेक्निक जिसके पीछे यहाँ पर विंड की एनर्जी यानी कि तुम यहाँ पर हवा की एनर्जी को यूज कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम पैदाइशी जीनियस हो गए जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो, वरना इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है। और इसी के साथ ही चियोंग मियोंग अपना ब्लेड सामने की तरफ करता है और उसे कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारा ब्लेड क्या कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जैसे वहां पर अपनी ब्लेड रेजोनेंस को रिलीज करता है तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कमांडर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने सुना था कि इस लड़के ने ब्लेड रेजोनेंस को हासिल कर लिया है और इसने तो वाकई में यहाँ पर ब्लेड रेजोनेंस को रिलीज कर दिया। तो हमारा जियोन वहां पर ब्लेड रेजोनेंस को यूज करता है। तो चियोंग मियोंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता क्योंकि वो एक अपग्रेडेड वॉरियर है, तो इसी वजह से वो ब्लेड रेजोनेंस से अच्छी तरह से वाकिफ है। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे फोकस करना होगा, अगर मैं यहाँ पर अपने दुश्मन के ऊपर फोकस करूंगा तो मैं उसकी की पावर को महसूस कर सकता हूं। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि अपनी ब्लेड रेजोनेंस की मदद से मैं यहाँ पर उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता हूँ। अब मुझे बस यहाँ पर उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। और हमारा जियोन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पांव मारता है, बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो अपनी स्विफ्ट ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा जियोन जब स्ट्राइक लगाता है तो दूसरी तरफ से चियोंग मियोंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके साथ अपना अटैक टकराता है, जिसकी वजह से हमारा जियोन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जियोन पीछे हटने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर तेज हूँ, लेकिन ये लड़का भी काफी तेज है, इसने अपना ब्लेड कब उठाया मैं तो देख भी नहीं पाया। और इसी के साथ ही हमारा जियोन पीछे की तरफ बढ़ता है, ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है, फिर से अपनी ब्लेड रेजोनेंस और अपनी की पावर को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये एक मार्शल मास्टर है जिसने नैमकोंग फैमिली की अल्टीमेट आर्ट के सामने अपने आप को सर्वाइव करवाया। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो टेक्निक्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कुछ अलग करना होगा। तो हमारा जियोन बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वो नीचे की तरफ झुकता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। चियोंग मियोंग अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जियोन को पता था कि वो यहीं पर से अटैक करेगा। तो जियोन वहीं पर से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, पीछे ग्राउंड के अंदर अपना पाँव दंसाता है और वहीं पर से स्टैंस लेकर वहीं पर से बैक पीछे की तरफ घूमता है और चियोंग मियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी तलवार के साथ अटैक तो करता है, लेकिन चियोंग मियोंग फिर से ब्लेड सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जियोन अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और इसी के साथ ही चियोंग मियोंग उसके सामने से गायब हो जाता है। तो हमारा जियोन काफी हैरान होता है और कहता है क्या वो कहां पर चला गया, वो सामने से गायब कैसे हो गया है। तो मैं जियोन को लगता है कि वो पीछे वाली साइड से आकर अटैक करने वाला है। तो हमारा जियोन पीछे की तरफ घूमकर देखने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही चियोंग मियोंग जो होता है वो साइड के ऊपर से निकल आता है, लेकिन हमारा जियोन अब यहीं पर से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ झुकता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है, अपनी तलवार को ऊपर की तरफ हिट करता है, वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। तो इसी के साथ ही चियोंग मियोंग ने अपने सर के ऊपर जो टोपी पहनी होती है वो कपड़ा जो होता है वो फट जाता है और उसके सर के ऊपर से उतर जाता है और उसके कान वहां पर सभी के सामने आ जाते हैं। हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसके ऊपर जब अटैक करता है तो उसी के साथ ही फाइट वहां पर रुक जाती है और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं, क्या इस लड़के ने जो सिर्फ और सिर्फ एक रुकी है उसका यहाँ पर पहला दिन है हमारी डीमन बेन कंपनी के अंदर, उसने यहाँ पर चियोंग मियोंग को कैसे हरा दिया। और हमारा चंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अगली बार मैं यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट स्ट्राइक लगाऊंगा, इस बार मैं यहाँ पर ठीक से हिट नहीं कर पाया। और साथ ही वो कहता है मुझे पता था कि तुम एक रेडिएंट हो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता फिर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि इस बार मुझे अपनी ट्रांसेंडेंस सूत्रा टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। हमारे जियोन को लगता है कभी भी फाइट यहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है सभी लोग हैरान परेशान वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का कर क्या रहा है, ये फाइट तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और हमारा जियोन कहता है कि ये हुआ क्या, ये सभी लोग यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर का क्यों देख रहे हैं। और ऊपर से चियोंग मियोंग भी यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा है, यानी कि आगे से वो भी यहाँ पर डिफेंसलेस खड़ा है। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर फाइट खत्म हो गई है। तो इसी के साथ ही चियोंग मियोंग हैरान होकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि फाइट खत्म हो गई। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर यहाँ पर मुझे एक रूकी समझकर मेरे पर फुल पावर्स को यूज नहीं किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पर हिट लगा पाया हूँ। तो चियोंग मियोंग बेचारा हैरान हो जाता है कि इसे तो शायद यहाँ पर अंदाजा भी नहीं है कि इसने क्या कर दिया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि बच्चे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है। तो जियोन कहता है कि मेरी उम्र 15 साल है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो जियोन उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे ओपोनेंट्स अपनी पावर को कम यूज कर रहे थे, इसी वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एज अगर उनको बता देता हूँ तो वो मेरे सामने यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं
हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ। तो च्योंग म्योंग उसकी एज सुनने के बाद और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ 15 साल, और 15 साल की उम्र में इस लड़के ने ये सब कुछ अचीव कर लिया। और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि 15 साल की उम्र इस बच्चे के लिए कुछ कम नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा 15 साल की उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। एक 15 साल के बच्चे ने ब्लेड रेजोनेंस को यूज किया और साथ ही च्योंग म्योंग को हरा दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका मतलब यह कि ये लड़का तो एक जीनियस है। हमने यहाँ पर इस तरह का मार्शल आर्ट मास्टर पहले कभी नहीं देखा। ड्रैगन फिनिक्स मार्शल टूर्नामेंट में भी इस तरह के मास्टर्स आते हैं, लेकिन उन सभी की एजेस भी 15 साल से तो ज्यादा ही होती हैं। वहां पर कुछ लड़के जो होते हैं वहां पर अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हम लोग अपने आप को अपने सिटी का टॉप क्लास का जीनियस मानते हैं। दूसरा लड़का उसे कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर अपने आप को एक प्रोडिजी समझता था, मैं अपनी फैमिली का एक महान मार्शल मास्टर हूँ, लेकिन अब इस लड़के को देखने के बाद तो मुझे अपने ऊपर भी शर्मिंदगी हो रही है। और वो साइड की तरफ देखता है। जब हमारा जियोन जो होता है कैप्टन जिनमा की तरफ देखता है तो कैप्टन वहां पर उसकी तरफ देखता है च्योंग म्योंग की तरफ, और च्योंग म्योंग अपनी तलवार वापस रख लेता है। तो जियोन कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, क्या कोई मुझे भी बताएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है फाइटिंग एरिया का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर जिनमा जो होते हैं उन लोगों को टेक्निक सिखा रहे होते हैं। वो ने यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन के बारे में बता रहे होते हैं, और हमारा चंग जो होता है वहां पर उसको बड़ी मुश्किल के साथ सह पाता है और कहता है कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो मास्टर जिनमा से कहता है कि चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरे और तुम यहाँ पर अपने पांव पर खड़े रहे। अब बस तुम्हें यहाँ पर इसको याद करना और अच्छे से यहाँ पर इसको मास्टर करना और फिर तुम इसको सीख जाओगे। तो हमारे चंग की हालत तो काफी खराब होती है, लेकिन जिनमा वहां पर हमारे जियोन की तरफ देखते हैं तो जियोन ने वहां पर उस एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया होता है, यानी कि उसने यहाँ पर उनकी स्पेशल टेक्निक को सीख भी लिया है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन इसी तरह से और भी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को बड़ी तेजी के साथ मास्टर करने वाला है या नहीं।